आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड में। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स में तेजी आने के बाद आज बाजार में आपको ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। रेंज में बाजार अटका हुआ है, बहुत ही सीमित दायरे में आप निफ्टी का कारोबार देख रहे हैं। 100-125 अंक की रेंज में आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, उसमें फिलहाल आप डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी सीमित दायरे का कारोबार है, फिलहाल आप 150 अंक नीचे ट्रेड करते दिख रहे हैं, बट यहाँ पर भी रेंज कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं रही है। फर्स्ट हाफ में ट्रेड थोड़ा मजबूती का था, उसके बाद थोड़ी नरमी आई और उसी नरमी के साथ आप ट्रेड भी कर रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप सुबह यहाँ पर भी तेजी थी, उसके बाद आई है थोड़ी मुनाफा वसूली। हालांकि आज का स्मॉल कैप इंडेक्स आपका अभी भी ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। देखते हैं आने वाला 1.5 घंटा कैसा रहता है, एक्शन में कैसी रहती है बाजार की ब्रेथ और कहां पर रहेगा मूवमेंट। आइए सबसे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वहां पर नजर डाल देते हैं। सीमित दायरे में कारोबार 21,000 के नीचे आपको निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 20,950 के आसपास बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी 250 अंकों की रेंज या 150 अंकों की इस समय आपको कमजोरी दिखेगी। कुल अगर आप देखें 250-300 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा है। सुबह से अब तक 47,200 के नीचे बैंक निफ्टी इस समय आया है, 47,175 के पास। आईटी यहां पर लगातार तेजी आ रही है, 20 महीने की ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर आपके लिए मेटल स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं, तो आईटी और मेटल्स ये दोनों मजबूत हैं। थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको एफएमसीजी में भी आती हुई दिख रही है। बट आज गिरावट का दिन है कुछ रेट सेंसिटिव सेक्टर्स का। रियल एस्टेट आज सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, कैपिटल गुड्स शेयर्स में भी आपको कमजोरी दिख रही है। एनर्जी और ऑयल एंड गैस में भी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। मुनाफा वसूली है, कोई ऐसी भारी बिकवाली बाजार में कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स हैं सपाट, यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त है। आज शाम अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इनके 2 दिन दिवसीय एफओएमसी बैठक भी शुरू होगी। कल आएगा फेड का फैसला। तो बहुत सारा एक्शन है बाजार में और बहुत सारे अहम ट्रिगर्स भी हैं अगले 2 दिनों के लिए, तो थोड़ा कॉशन भारतीय बाजारों में इस समय आपको दिख रहा है। बाजार की भी अगर आप ब्रेथ देखेंगे तो ठीक ठाक है। इंश्योरेंस स्टॉक्स ने आज तेजी ली हुई है, ऑटो स्टॉक्स कमान संभाले हुए आपको दिख रहे हैं। चुनिंदा फार्मा भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट उसके सामने थोड़ा कंजम्पशन वीक है। ऑयल एंड गैस आपको कमजोर होते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट में भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है और दिग्गज बैंक्स की तरफ से आज आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिख रहा है, तो वहां से आप देख रहे हैं बाजार फिसला हुआ है। इस समय डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा हैं। जहां तक एनएससी का सवाल है, बीएससी पर तो ऑलमोस्ट 50-50 है, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके लिए चल रहा है। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड के लिए कैसा बनेगा। आइए बात करते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार इवेंट्स और खबरों के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से आज हमारे यहाँ का जो नवंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर महीने का, इस पर भी फोकस करना है। स्पाइसजेट अपनी दूसरी तिमाही के नंबर्स भी डिक्लेयर करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी विचार होगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर कंपनी बोर्ड बैठक कर रही है और साथ ही इस्मा की शाम 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक होने वाली है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भी शाम को हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2 दिनों की एफओएमसी की बैठक आज से शुरू हो जाएगी। साथ ही नवंबर महीने का जो यूएस का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। जहां तक कल का सवाल है, आईक्यू लाइटनिंग, यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन खत्म हो जाएगा। आईपीओ के लिहाज से इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही डॉम्स इंडस्ट्रीज इसके आईपीओ खुलते हुए नजर आएंगे और साथ ही आरसीएफ ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट फेड की जो बैठक शुरू होगी आज, उस पर कल फैसला सुनाया जाएगा और साथ ही ओपेक की मंथली रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी। और अंत में गुरुवार 14 दिसंबर नवंबर महीने का हमारा डब्ल्यूपीआई आंकड़ा, इस पर भी नजर रखिए और साथ ही जेएनके बैंक क्यूआईपी के इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक करेगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर भी नजर रखिए, ये भी सिमिलर पर्पस के लिए बोर्ड बैठक करने वाले हैं। साथ ही जिंदल 100 यहाँ पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है और अनंत राज में भी पूंजी जुटाने पर विचार होगा। ईएमएस लिमिटेड 50% आईपीओ एंकर लॉक इन 90 दिन का, इनका भी खत्म हो जाएगा और आइनॉक्स इंडिया ये नया आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा 14 तारीख को। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा हिंदुस्तान जिंक का काउंटर और साथ साथ लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, इसके राइट इशू की भी एक्स डेट 14 तारीख की है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी की पॉलिसी आपके सामने आती हुई दिखेगी और नवंबर महीने का जो यूएस का रिटेल सेल्स आंकड़ा होता है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी सारे ग्लोबल और साथ ही लोकल ट्रिगर्स आपके अगले 3 दिनों में आएंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स हमारा भी इन्फ्लेशन आईपी डेटा आएगा, इस पर भी रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। आइए बात करते हैं अरमान के साथ आज की कुछ खबरों के बारे में भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले थर्मैक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 5 बायो सीएनजी प्लांट के लिए 500 करोड़ का इनका ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इनकी सब्सिडरी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
मिश्र धातु यहाँ पर भी लगभग 355 करोड़ के आसपास का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। हिंडाल्को यहाँ पर कंपनी बैटरी फॉइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाएगी और इसके लिए लगभग 800 करोड़ का निवेश करेगी और जुलाई 2025 तक प्लांट से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। टाटा कम्युनिकेशन JLR का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने करार करते हुए दिखे हैं और JLR के 128 जो ग्लोबल साइट्स हैं उसे जोड़ने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। कोल इंडिया अप्रैल से नवंबर के दौरान कैपेक्स में लगभग 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है और दिसंबर तक अगर कैपेक्स का कुल अगर आप खर्च देखें तो 80% का जो लक्ष्य था, टोटल लक्ष्य का 80% तक खर्च हो चुका है। और अंत में ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि नवंबर में टू व्हीलर की जो बिक्री आई है वो 16.2 लाख यूनिट्स आती हुई दिखी है। वही अगर आप यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री देखें तो 1.75 लाख यूनिट्स आती हुई दिखी है और मोटरसाइकिल बिक्री की अगर आप बात करें तो 10.7 लाख यूनिट्स आती हुई दिखी। ओके, ये है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जहाँ पर एक्शन है और कुछ बल्टीज भी हुई हैं। आइए, हमारे मेहमान भी तैयार हैं, सुमित जी, हिमांशु जी और वागले साहब। शो की शुरुआत में शुरुआत करेंगे सुमित जी आपके साथ। बिगुल सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 81.90, 82, 81 रुपए 90 पैसे, 82 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका सिंबल है NFL। NFL के अंदर मोमेंटम अब तेजी का बना है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है। स्टॉक रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है और स्टॉक यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे CMP पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 77, 78 के पास है। 77 के स्टॉप लॉस से NFL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 88 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 91 रुपए का। पूरे के पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ये स्टॉक जस्ट अभी डे हाई पे आया है। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। तो 77 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 88 और 91 के टारगेट्स के लिए। 88 और 91 का टारगेट खरीदारी करनी है। नेशनल फर्टिलाइजर यहाँ पर एक्शन बनेगा। बिगुल, वागले साहब के लिए भी वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल हमने अभी हमारे क्लाइंट्स को दिया है। 1 रुपए नीचे होगा, बाय करके चलना है। HDFC लाइफ 702 रुपए 50 पैसे का भाव है। एक 700 का बड़ा वाला मल्टीपल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वो हुआ है, तो आपको यहाँ पर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 697 का होना चाहिए। 5-6 रुपए की रिस्क बनेगी। 720 तक की वन वे टारगेट इसमें आज और कल में आने चाहिए। इसका टारगेट HDFC लाइफ खरीदारी करें। टॉप गेनर भी है निफ्टी का और इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे भी मोमेंटम में दिख रहे हैं। चलते हैं हिमांशु जी के पास भी। हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, इस स्टॉक के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से काफी बार डिस्कशन करते आए हैं और आज एक क्लियर ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ नजर आया है। तो जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है IRCTC, जिसमें ना केवल एक इंट्राडे BTST के पर्सपेक्टिव से तेजी की पोजीशन बनानी है, बल्कि पोजीशनल पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक ने एक मच अवेटेड ब्रेकआउट दिया है। और जो इसकी अंडर परफॉर्मेंस थी अपने जो जितने भी रेलवे स्टॉक से, मुझे लगता है वो खत्म होती हुई नजर आ सकती है। IRCTC में खरीदारी करके चलेंगे। करंट लेवल, स्पॉट लेवल 780, 782 के आसपास के हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है 765 रुपए के नीचे का। अपसाइड में जो ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिन का टारगेट है दीप, वो बनता है 805 रुपए का। बट दीप, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 850, 860 रुपए के लिए ब्रेकआउट की तैयारी कर चुका है। तो मुझे लगता है IRCTC में तेजी की पोजीशन लेकर यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव बनाकर पोजीशन को होल्ड कर चलने की सलाह। IRCTC, इस पर रखिएगा नज़र। रिसेंटली हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर आया है और यहाँ पर अच्छा एक्शन है। आशु जी ने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आपके लिए स्प्रेड बनवाया था। बाकी एक्सपर्ट्स के भी मूव आई है और IRCTC अच्छी परफॉर्मेंस भी लेटली आपको दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसे जाएगा। बट बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी एक्शन बना हुआ है और IRCTC में भी आपको थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है इस समय। यहाँ से भी मूव इंटरेस्टिंग हो रहा है। फर्टिलाइजर पर रखिए नज़र। सुबह चंबल फर्टिलाइजर हमने हाईलाइट किया था, वहाँ पर आपको फ्रेश मूव आ रही है। अभी नेशनल फर्टिलाइजर की सुमित जी भी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। थोड़ी एक्टिविटी इस स्पेस में अभी बनी है। सुबह वागले साहब की राय भी थी चंबल फर्टिलाइजर पर, यहाँ पर आपको एक्शन दिख भी रहा है। तो आइए बात करते हैं अनिल जी से। एक बार थोड़ा बाजार का भी मूड माहौल ले लिया जाए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर।
अच्छा एक्शन हुआ, फर्स्ट हाफ थोड़ा एक्टिव था बट रेंज में ही कारोबार हो रहा है, सेकंड हाफ में थोड़ी वीकनेस आई है। वैसे अगर आप दिन की रेंज देखेंगे तो हार्डली कुछ हुआ है, बट हाँ इस समय थोड़ी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। हल्की फुल्की निफ्टी, हल्की फुल्की बैंक निफ्टी। तो अभी दीप ये है कि पहले सपोर्ट लेवल पर बाजार पहुंचे जो कि 20,950 निफ्टी का है और 47,175 47,200 बैंक निफ्टी का है। तो पहले सपोर्ट लेवल पे आए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी है। आपके डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे हरे निशान में ही दिख रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात वहाँ नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है आपको ऊपरी स्तर से, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी, ब्रॉडर मार्केट में भी, विच इज़ राइट ऑल्सो। 21,000 के बड़े लेवल के आसपास से थोड़ा बहुत खरीदारी बिकवाली दोनों का चलेगा और ये बाजार की स्पीड ठीक है। 21,000 के लेवल पर अगर लोग प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं वो भी अच्छी बात है और यहाँ पर खरीदार हैं वो भी बढ़िया है। मेरा फंडा क्लियर है, 20,950 पर खरीदना चाहिए और 20,850 आए तो और ऐड करना चाहिए। 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। तो चाहे तो भले आप थोड़ा और इंतज़ार करना चाहें कर ले कि मैं कल का लो 20,925 से वहाँ लूँगा, 5-25 पॉइंट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट जोन में एंटर कर रहे हैं, ये क्लियर है। और इस सपोर्ट जोन की एंट्री पॉइंट 950 है और सपोर्ट जोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो लोअर एंड वाला है वो 850 है। सो अगर आप बहुत सेफ रहना हो तो आप इंतज़ार करके बैठो, मैं 850 आएगा तो लूँगा, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर आपको वो चलता हो तो वो करिए, नहीं मैं तो भाई इंतजार करिए था, मैं तो 21,000 पे भी लेने को तैयार था, 21,025 पे भी तैयार था, अब आया तो मैं तो यहीं लूँगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आज सुबह भी आपको ये बोला था ब्लू स्काई जोन 21,050 के ऊपर है, आज का हाई देख लीजिए, लाइफ हाई 21,037 है, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से घुमा है। सुबह बैंक निफ्टी पे ऊपर का लेवल 47,475 47,575 था और आज का ही 47,454 है, वहाँ से 20 पॉइंट ऊपर से नीचे से घुमा है। सो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर रेस्पेक्ट किया। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये कल के लोज के आसपास आप यहाँ हैं, पहला सपोर्ट यही है, अगला सपोर्ट 47,000 है। आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, यहाँ भी खरीद सकते हैं, 47,000 पर और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हो रहा। अगर आपको ये कि नहीं मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मैं तो आराम से लूँगा, तो आप 47,000 का इंतज़ार करें। निफ्टी में आपको रिस्क लेनी है 20,950 पे लीजिए, नहीं लेनी है 850 का इंतजार, आपके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चलिए, बट ये दोनों ही लेवल लेने के हैं, कोई चिंता की बात ना। अगर मतलब 300 पॉइंट ऊपर डर नहीं लगता तो 50 पॉइंट नीचे कैसे डर लग सकता है। तो वो माइंडसेट आपको, अगर आप दो तरह के ट्रेडर हो सकते हैं, एक ब्रेकआउट पे खरीदने वाले, एक मोमेंटम में ऊपर की तरफ, और दूसरा सपोर्ट पे खरीदने वाले। तो अगर जिन लोगों को सपोर्ट पे खरीदना है उनके लिए सपोर्ट आ रहा है, यहाँ भी है 100 पॉइंट नीचे भी है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में यहाँ भी है 200 पॉइंट नीचे भी है बैंक निफ्टी पर। तो 3 सपोर्ट में बैंक निफ्टी लेना है, 47,200 47,000 और 46,800। निफ्टी 2 सपोर्ट में लेना है, 20,950 20,850, सिंपल। ठीक है, ये है आपके लिए अंश जी की राय। आइए बाजार पर ये एक राय और स्ट्रैटेजी ली जाए। जुड़ रहे हैं हमारे साथ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का भी। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं आज बाजार में? मुझे बाय ऑन डिप करना चाहिए और जैसे कि सपोर्ट आ गया मार्केट का और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम है दोबारा से आज के लिए कॉल एंट्री करने के लिए। तो 20,950 की कॉल ऑप्शन आपको मिलती है 102 रुपए में, 20,950 की कॉल ऑप्शन 102 में मिलती है, 101 102 ऐसे चल रही है। ये कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका, स्टॉप लॉस बनेगा इसका 78 का। 101 102 में ले रहे हैं, 78 का स्टॉप लॉस है, तो छोटा स्टॉप लॉस है, 20-22 रुपए का रिस्क है। और इसके फर्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 130 के और उसके ऊपर बनेंगे 150 के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सपोर्ट लेवल पे बाय ऑन डिप कॉल करना चाहिए। 20,950 की कॉल ऑप्शन होगी, 100 102 ऐसे चल रही है, स्टॉप लॉस 78, टारगेट 130 से 150 तक। ओके, 130 150 के टारगेट के लिए 20,950 की कॉल खरीदें, एग्जैक्टली 100 पर आपको इस समय मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नितिन जी, ये सुस्त रहेगा? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग में वापस से मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए। मैं कॉल आपको निफ्टी की ही दे रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मतलब एक्सपायरी के ख्याल से थोड़ा सा मतलब बैंक निफ्टी में उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट मुझे निफ्टी क्लैरिटी मिल रही है और समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, तो मैं निफ्टी की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो फिर आप बैंक निफ्टी की अगर एक ट्रेड लेना है तो आप 47,300 की कॉल ऑप्शन पे बेट नहीं बैंक निफ्टी पे नहीं है सर कोई ट्रेड, खाली निफ्टी पे ही होगा।
अंडरस्टूड सर। चलिए, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, सिर्फ निफ्टी में आपके लिए ट्रेड आएगा, ये है आपके लिए राय। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए। सेकंड हाफ क्या क्लोजिंग से पहले एक रिकवरी जरूर एक्सपेक्ट करें निफ्टी में नितिन जी, ये आपके लिए राय आ रही है। मेटल्स में आपको एक अच्छा मूवमेंट भी आते हुए इस समय दिख भी रहा है। एक स्टॉक सुमित जी जो सुबह आपने रेकमेंड किया था हुडको, इसकी हम बात भी कर रहे थे, ट्रिपल डिजिट में आने की तैयारी में 99.3 का हाई है, 70 पैसे से इसका 100 का लेवल रह गया, बट सुबह 96 के आसपास रेकमेंड किया था, वहां से तो एक बहुत शार्प मूव आ गई है। जरा आप रिवाइज्ड टारगेट्स और लेवल्स दें इसके लिए सर। बिल्कुल दीपांशु, एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है और 100 का लेवल ऑलमोस्ट टच करने को तैयार है। आ ही जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए इस बारी, क्योंकि ब्रेकआउट है और एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कॉस्ट के ऊपर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं वो लोग बुक कर सकते हैं, और जो लोग पोजीशन तौर पे रखना चाहते हैं वो 100 का लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें मोमेंटम देखिएगा कैसे बनेगा, एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए हुडको, जहां पर आपको अच्छा मूव दिख रहा है। मिड और स्मॉल कैप में एक्शन है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स भी अब थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा है, बट फिर भी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। एनबीसीसी की सुबह हम बात कर रहे थे, हमारे भी रेडार पर रहता है, वहां पर भी एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा था। हालांकि आज रियल एस्टेट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, सुमित जी एक और आपका फेवरेट स्टॉक, जरा इस पर भी एक बार नजर डाल दें। सुबह से इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, 3.25% ऊपर है, हालांकि ऊपर से ये भी थोड़ा फिसला है आज। दीपांशु, ऊपरी लेवल से तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 228 230 के पास है, ऊपर में 240 242 का लेवल निकलने पे 250 का लेवल ये स्टॉक क्रॉस करेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस अभी होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आए न्यू इंडिया एश्योरेंस। आज इंश्योरेंस कंपनी में ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ पर दोनों ही जगह आपको भरपूर खरीदारी होती हुई दिख रही है। आइए, खरीदारी का मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बना हुआ है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भले आई हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी का माहौल अभी भी कहीं कोई मार्केट में खत्म होता दिख नहीं रहा है, ये एक अच्छी बात है। इन सबके बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम छोड़कर भी जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्योंकि जब से पता चला कि ये जो जयपुर में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा 4 बजे के बाद होगी, तो जैन साहब ने कहा कि चलो मैं 3:30 तक शो तो करके आ जाऊं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सब ठीक चल रहा है जयपुर में? बिल्कुल सर, सब ठीक चल रहा है। बस जयपुर में एक चीज जो अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको पता हो, एक मर्डर हुआ था, उसको लेकर थोड़ा सा माहौल वो हुआ है। उसके बारे में मैंने कभी जिक्र किया नहीं, वो इत्तेफाक से हमारे श्यामनगर में हुआ, जहां मैं रहता हूँ आसपास ही। वो एक अलग है, बट मैंने कहीं भी मेरे ना सोशल मीडिया ट्विटर पे या कभी टीवी पे जिक्र किया नहीं, बट आज थोड़ा सा लग रहा है। बाकी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है सर। यहाँ तो देखते हैं आज नाम किसका आता है, पूरी सस्पेंस बनी हुई है। चलिए, फर्टिलाइजर आपकी फेवरेट स्पेस, आज फिर से एक्शन में। अभी थोड़ी देर पहले एनएफएल सुमित जी ने रिकमेंड भी किया था, मैं कुछ और स्टॉक्स देख रहा हूँ जहाँ पर मद्रास फर्टिलाइजर वगैरह ये बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। क्या पसंद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बस अभी 1.58 या 1.55 से ही फर्टिलाइजर में चाल आई है। वेरी फ्रेंकली मैं देख रहा था, फैक्ट हो या मतलब मद्रास फर्टिलाइजर्स हो या इवन छोटे छोटे कई स्टॉक्स है, जो हालांकि मैंने जेम्स में कर या अनसंग फर्टिलाइजर कंपनीज भी है, वो भी बढ़िया करने लगी है। और आरसीएफ तो बढ़िया ही है, जीएसएफसी बढ़िया है, हमारे जीएनएफसी को देखिए आप, एफएनओ वाला स्टॉक, चंबल आपका वन ऑफ द फेवरेट्स और मेरा भी है, कोटा फैक्टर रियली वर्क्स। सो ये सारी चीजें हैं। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एक तो प्री बजट रैली हमेशा आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर को लेकर वैसे भी कुछ ना कुछ आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल, और प्लस ये स्टॉक सारे बहुत ही अंडर वैल्यूड लगते हैं मुझे, जिस तरीके का इनके पास व्यापार है, जिस तरीके का बिजनेस है, और जीडीपी की ग्रोथ अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, इस बार सर्विसेज में आ गई, तो मुझे लगता है कि एग्री जीडीपी के ऊपर भी सरकार का फोकस आगे आने वाले दिनों में बनेगा। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन दिस सेक्टर। बेस्ट पार्ट इज द वैल्यूएशन कंफर्ट, और बहुत ज्यादा वैसे नीचे के लेवल से चल चुके हैं, तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, और इनमें डिविडेंड डील्स वगैरह को भी कंसीडर करते हुए, टोटल रिटर्न्स को कंसीडर करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लीजिए। ओके, तो यह है आपके लिए कुछ फर्टिलाइजर शेयर्स जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है, और वैसे भी हमारे रेडार पर तो रहती हैं। इस समय अच्छा एक्शन भी आपको दिखा रहे हैं, देखते हैं कैसा मूव यहाँ से आएगा और बना रहेगा या नहीं। वीआईपी इंडस्ट्रीज, इस पर भी अच्छा एक्शन, आई थिंक कल सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, और स्टॉक में एक अच्छी मूव भी आ रही है। इनफैक्ट एक फ्रेश स्पाइक भी आपको आते हुए दिख रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज में। हिमांशु जी एक बार वीआईपी इंडस्ट्रीज का चार्ट भी देख लें सर। जी दीप,
दीप, काफी अच्छा चार्ट है और एक अच्छी कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि ये जो कंसोलिडेशन है, फिलहाल स्टॉक जो 624-25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये इस कंसोलिडेशन के लोअर एंड पर है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर किसी का पोजिशनल नजरिया है तो 580 585 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल नजरिए से इस स्टॉक को यहाँ पर खरीदा जा सकता है। अपसाइड के जो कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं वो 680 से 700 रुपए तक के हैं और 700 रुपए के ऊपर फ्रेश एक ब्रेकआउट होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। लोअर एंड पर आपको एंट्री का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर खरीदारी के लिए अच्छा कैंडिडेट है। ओके, खरीदारी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। वीआईपी इंडस्ट्रीज मूव भी इस पर आपको दिख रही है अच्छी खासी आती हुई इस समय। गुजरात फ्लोरो, सुबह इसकी भी बात हो रही थी, ये भी अच्छे एक्शन में। जय ने इसे रेकमेंड किया था। एसपीएल मिड कैप्स में 4% की मूव इस पर आती हुई दिख रही है। सुमित जी फुल फॉर्म में है सर? हाँ सुमित जी फॉर्म में, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। थोड़ा मार्केट वीक होता है जब सुमित जी का बिल्कुल आता है, तो कैश मार्केट का है तब तक तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट को लाने में टाइम नहीं लगता। तो सुमित जी बताएं सर, इरादा क्या है? ओह ले, सुमित जी खुद चले गए। सुमित जी का इरादा ही मतलब है नहीं देने का कुछ। तो चलिए थोड़ी देर में सुमित जी जुड़ेंगे, तब हम उनके पास चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन उससे पहले हिमांशु जी की कॉल आ गई। हिमांशु जी तैयार है, वेरी गुड। मौके के लिए तैयार थे एकदम। हिमांशु जी को लगा बाद में मौका लगे ना लगे। बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, एक वीक काउंटर आया है रडार पर जिसमें बिकवाली करनी है, और वो स्टॉक है अशोक लेलैंड, जिसके फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। अनिल जी, शायद ये जो एसी कैबिन में ट्रकों के कैबिन्स में एसी लगने का प्रोविजन है, शायद कहीं ना कहीं ये स्टॉक उसको नेगेटिवली डिस्काउंट कर रहा है। एक हेड एंड शोल्डर टॉप बनता हुआ नजर आया है, वैसे भी एक अंडर परफॉर्मर रहा है, जो रैली थी वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। तो अशोक लेलैंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 173.50 174 के जोन में। 176 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 165 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। तो 168 165 के दो टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह। 168 165 दो टारगेट करें बिकवाली अशोक लेलैंड में। लंबे समय बाद इस पर आता हुआ कोई शॉर्ट कॉल आपके लिए 176 का स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा। सुमित जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे हम उनके पास चलेंगे। ओके, तब तक आइए, नुआमा ने निफ्टी इंडेक्स में किए हैं कुछ बदलाव। किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? बदलाव तो नहीं किए हैं उन्होंने, बदलाव होने पर उम्मीद जताई है कि ऐसे बदलाव हो सकते हैं। तो जरा आइए समझ लेते हैं कि किस तरह के बदलाव होने की उम्मीद है। नूपुर हमारे साथ इस वक्त तैयार बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, सेमी एनुअल रिव्यू होता है निफ्टी का, इंडेक्स का, मार्च 2024 का रिव्यू। नुआमा ने शुरुआती अनुमान लगाए। उनका कहना है कि श्रीराम फाइनेंस यूपीएल की जगह ले सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग काउंटर होगा श्रीराम फाइनेंस का। और अगर इसकी एंट्री होगी तो आप इनफ्लो देख पाएंगे 1800 करोड़ का। अब इसकी टाइमलाइन कैसी रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। फरवरी के सेकेंड हाफ तक अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा। मार्केट कैप का जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसकी कट ऑफ डेट 31 जनवरी है। उस दिन अगर ये एलिजिबल हुआ तो अनाउंसमेंट में आपको दिख जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में अनाउंसमेंट आते हुए दिखेंगे। 31 मार्च की क्लोजिंग से ये चेंजेस बदलते हुए नजर आएंगे। श्रीराम फाइनेंस को जगह मिल सकती है। यूपीएल निफ्टी 50 से हो सकता है बाहर। श्रीराम फाइनेंस के आने पर 1800 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे नुआमा लेके चल रहा है। निफ्टी बैंक में भी कुछ बदलाव की उम्मीद है। कैनरा बैंक को यहाँ पे जगह मिल सकती है और बंधन बैंक यहाँ से बाहर हो सकता है। लेकिन कैनरा बैंक के लिए कंडीशन है 440 रुपये के ऊपर भाव को टिके रहना पड़ेगा। कट ऑफ डेट जो है वो 31 जनवरी की है, तो तब तक इस भाव पर टिके रहा तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी सारे बदलाव की उम्मीद है। नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखें तो पॉसिबल एंट्री आपको दिख सकती है जियो फाइनेंशियल की, IRFC की, PFC, पॉलीकैब, अदानी पावर, RCE, लोडा, HDFC, EMC आपको आते हुए दिख सकते हैं। और बाहर जाने में आपको श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि वो निफ्टी 50 का पार्ट होता है, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा अदानी विल्मार, मुथूट फाइनेंस, PNG हेल्थ, बजाज होल्डिंग्स, कोलगेट और बॉश जाइडस लाइफ जैसे कुछ काउंटर से बड़ा बदलाव श्रीराम फाइनेंस को जगह मिल सकती है। यूपीएल निफ्टी 50 से बाहर हो सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक बंधन बैंक को रिप्लेस करता हुआ नजर आ सकता है।
ये इंटरेस्टिंग है। कैनरा बैंक बंधन बैंक को निफ्टी बैंक में रिप्लेस कर सकता है। निफ्टी में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बदलाव है। तो जो फेब की रीबैलेंसिंग होगी वो बाजार की इस रैली के बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स इसका इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। तो इंडेसीज का जो रीबैलेंसिंग होने वाला है उसमें मूवमेंट के लिए हो जाइए तैयार। ये तो खैर पहला अनुमान है, अब से फेब में थोड़ा टाइम भी है, बट देखते हैं कैसे ये प्ले आउट होगा। इस बीच सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को पुल अप करिए। अभी नेशनल फर्टिलाइजर चंबल की बात हो रही थी, फैक्ट यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। आरसीएफ यहाँ पर मूव आ रही है, जीएसएफसी ये भी आपके लिए मूव आ रहा है, जीएनएफसी में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। चंबल फर्टिलाइजर तो पहले से ही एक्टिव था। आई थिंक बाजार कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है फर्टिलाइजर स्पेस में डेवलपमेंट का, और इसलिए आप देख भी रहे हैं यहाँ पर एक्शन बन रहा है। तो ये पूरी स्पेस ही काफ़ी बजिंग इस समय होती हुई दिख रही है। सुमित जी तैयार हैं हमारे साथ, और चलते हैं सुमित के सुपरहिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, और उस टाइम पे मैंने कुछ सुना था कि अनिल जी बोल रहे थे कि यहाँ तो सुमित जी कैश का स्टॉक बाय में देंगे या फिर कोई सेल कॉल उनके रडार पे आया होगा। तो बिल्कुल अनिल जी एकदम सही पहचाने हैं, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट्स के अंदर, और एक फ्रंट लाइनर स्टॉक के अंदर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 2450 2451। फ्यूचर्स का अभी भाव है 2450 2451 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है रिलायंस। रिलायंस के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, पिछले तीन चार दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। रिलायंस में मेरे को लग रहा है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 2475 2480 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 2475 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। 2475 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है फ्यूचर्स में 2425 का पहला टारगेट होगा, 2390 का दूसरा टारगेट होगा। 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करे 2475 के स्टॉप लॉस से 2425 2390 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए आती हुई रिलायंस पर बिकवाली करने की 2475 के स्टॉप लॉस के साथ, ये 2425 और 2390 दो टारगेट के लिए। चलिए, तो रिलायंस घटेगा यानी कि निफ्टी भी थोड़ा नीचे आने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सुमित जी ने बोला कि मुझे उनको देख के मुझे लगा कि कोई शॉर्ट कॉल आने की तैयारी में। एनी गेसेस, एनी आइडिया मुझे कैसे लगा कि शॉर्ट कॉल आने की तैयारी में? कैसे? कुणाल जी, आप भी तो देखते होंगे सुमित जी को, आपको कभी आपने ऑब्जर्व किया कि कैसे पता चले कि सुमित जी शॉर्ट कॉल देने वाले हैं? अनिल जी देखिए, शॉर्ट कॉल वो देने वाले हैं ये जब वो बोलना शुरू करते हैं और कविता नहीं पढ़ते हैं, कविता पाठ होता नहीं है, तब अनिल जी हम तो अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन आपने तो अनिल जी लिफाफा देख करके ही उसका मजमू भाप लिया। अनिल जी ये तो क्वालिटी आप ही में है अनिल जी। ये आप वो अच्छे बैट्समैन की तरह हैं, जैसे बॉल छोड़ी बॉलर ने और पढ़ लेते हैं बॉल का टप्पा खाएगी किधर जाएगी। और कुणाल जी, मैं क्या करता हूँ, मैं हाथ घुमा रहा है ना बॉल, उसका हाथ के एक्शन से पकड़ लेता हूँ स्विंग होगी। हाँ, किधर स्विंग है, और वो मुझे कैसे पता चला वो बताता हूँ मैं। लेट मी शेयर माई ट्रेड सीक्रेट। सुमित जी, जिस समय सुमित जी बहुत गुस्से में हो, समझ लो शॉर्ट कॉल आना है। क्योंकि आमतौर पर मैंने ऐसा नोटिस किया है। सुमित जी सही, अब मुझे बताओ पिछली बार, आखिरी बार कब आप शॉर्ट कॉल देते वक्त मुस्कुराए थे? ये मानना पड़ेगा अनिल जी, मानना पड़ेगा। क्या आप ऑब्जर्व करते हो, मानना पड़ेगा। ये बात माननी पड़ेगी सुमित जी की। सुमित जी के दिल में दर्द रहता है शॉर्ट कॉल देते समय, तो कभी मुस्कुराते नहीं है शॉर्ट कॉल देखते। लेकिन चलिए, सेठी साहब जुड़ने को है तैयार। जब तक सेठी साहब जुड़े तब तक हाँ जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बिगुल के साथ किया जाए स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो अभी 353 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 375, स्टॉप लॉस रखना है 345 का। एक भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फास्टनर्स की, फास्टनर्स बनाती है और जो कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस पे मेनली फोकस है। और जितने मैन्युफैक्चरर्स है जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, M&M, मारुति, एस्कॉर्ट्स वगैरह, वोल्वो, ये सब इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। बाकी आजकल कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी है। इन्होंने एक सब्सिडरी गठन करी है स्टर्लिंग जीटेक, जिसके अंतर्गत ये ईवी पावर ट्रेन्स के लिए मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाते हैं
और वो भी मेनली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और LCVs के लिए। और इनका मेजर कस्टमर ओला, जो कि काफी तेजी से इस सेगमेंट में बढ़ रहा है। ओला की जो EV 2 व्हीलर्स है काफी पॉपुलर है, तो वो इनका एक मेजर कस्टमर है। और बाकी भी इसके अलावा कई सारे और कस्टमर्स हैं। और कंपनी की ग्रोथ दर बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब इंडस्ट्री एवरेज से 2 टाइम्स ये कंपनी ग्रो कर रही है। बाकी एक फंडामेंटली एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट लेवल्स भी मैनेजेबल है 0.33, और अच्छे खासे इन्वेस्टर्स इसमें निवेशित है। जैसे एक जापान की लीडिंग फास्टनर मैन्युफैक्चरर है मेडो लिमिटेड नाम है कंपनी का, वो इसमें 5% हिस्सेदारी रखती है। फिर HSBC स्मॉल कैप फंड भी अराउंड 4.66% स्टेक ऑन करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 375, स्टॉप लॉस ऑफ 345। ओके, तो ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। स्टर्लिंग टूल्स 375 का टारगेट बताएं सर। दूसरी पिक अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है MA ऑर्गेनिक्स, जो अभी 1105-6 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी की लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। मेनली APIs यानी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज बनाती है ये। दूसरा, एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स के लिए भी मटेरियल्स बनाती है। और आज हम देख रहे हैं जो फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स वाली कंपनियां अच्छा कर रही है, तो उसमें ये भी कंपनी का है, इसमें मतलब इस सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। कंपनी का मेजर एक्सपोर्ट से आता है, मेजर रेवेन्यू 58% ये एक्सपोर्ट से आता है। और कई सारे इनके की APIs है जिसमें इनका ग्लोबली 50 से 90% का मार्केट शेयर है। ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो 50 to 90% का मार्केट शेयर है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, जितनी बड़ी फार्मा कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको कैटर करती है। डोमेस्टिक कंपनीज में कैडिला है, सिप्ला है, लोरस है, इन सबको कैटर करती है। अभी इनका हाल ही में अंकलेश्वर में भी एक प्लांट APIs बनाने के लिए कमीशन हुआ है, तो उसका फायदा दिखेगा। बट एक और नया वेंचर इस कंपनी ने शुरू किया है इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में काम आता है। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज ग्लोबली जो ये कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चर करेगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स वाली कंपनी है, 0 डेट है। और FISDIs भी अराउंड 13% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें मालाबार है, लूटस है, फिर इवन आशीष कचोलिया जी इस कंपनी में निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। 1160 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1090 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन कैश कॉल्स जहां पर रखनी है आपको नजर, स्टर्लिंग टूल्स और एमी ऑर्गेनिक्स। खरीदारी करके चलें। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। चलते हैं कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं कुणाल जी। बिकवाली की राय है दीपांशु, वैसे इस शेयर पर एकाधिकार वागले जी का है, लेकिन चार्ट पर एकदम क्लियर संकेत आते हुए नजर आए तो मैं इस पर बिकवाली की राय दे रहा हूं। स्टॉक का नाम है SRF, जिसमें ब्रेकडाउन आता हुआ और एक अंडर परफॉर्मेंस चार्ट पर दिखाई दे रही है। इंट्राडे चार्ट पर एक ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक ने 2440 रुपए के सपोर्ट को भंग किया है। मुझे लगता है कि इसमें गिरावट आपको आती हुई दिखेगी। वैसे भी SRF ने हाल के दिनों में निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, तो ये जो ब्रेकडाउन है स्टॉक को 2360 2350 तक के लेवल्स तक नीचे ला सकता है। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 2440 2440 जो कि ब्रेकडाउन का स्तर है, वहीं पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2350 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2320 रुपए। 2350 और 2320 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। SRF यहाँ पर थोड़ी वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आज केमिकल शेयर्स में वीकनेस आ रही है। SRF की आपने बात करी कुणाल जी, PI इंडस्ट्रीज जरा देख लीजिए, 7% PI इंडस्ट्रीज आपको टूटते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमजोरी आती हुई दिख रही है। और अक्रॉस द बोर्ड बाकी केमिकल सेक्टर स्टॉक्स में भी आज आपको नरमी के ही संकेत आएंगे। PCBL में आपको 2.5% का कट आते हुए दिख रहा है। कैम्बॉल्ड, कैमलिन फाइन साइंसेज, सुप्रीम पेट्रो, DCW ये भी कमज़ोर है। केम्प्ला सनमार में आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो थोड़े थोड़े केमिकल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक बार चोपड़ा साहब से भी बात करते हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून चोपड़ा साहब। वैसे तो पूरी स्पेस में एक्टिविटी हमें दिखी थी, इसे नॉर्मल मुनाफा वसूली समझा जाए या फिर कुछ और, स्पेशली समथिंग लाइक PI इंडस्ट्री सर जो अब 7.5% का कट दिखा रहा है। दीप गुड आफ्टरनून। देखिए, जब भी बाजार में एक तरफा तेजी होती है तो
कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ना चौंकने वाली बात है, और ये मैं बोलता भी आया हूँ कि कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आएगी और बहुत तेज़ी से आएगी, और इस चीज़ के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस या केमिकल स्पेस में थोड़ा सा मुनाफा वसूली है। कई बार जो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, एक दो बार नीचे का झोंका देते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है पीआई वापस आ जाएगा, और अच्छा कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज़ एग्रोकेम स्पेस में। तो अगर आपको 3490 के आसपास मिलता है तो लेने की चेष्टा करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए रखिए। आई होप कि इसके अंदर कोई गलत खबर नहीं आ रही है। एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है। एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आपको एक दिखाई दे रही है इस समय। देखते हैं क्या एक्शन होता है, बट थोड़ी नरमी है, और पीआई इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट आ रही है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ही आज पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, जबरदस्त ब्रेकआउट्स हैं। इसी स्पेस से छोटा स्टॉक स्पिक एसपीआईसी, मुझे लगता है कि ये भी एक ब्रेकआउट के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए इनफैक्ट तैयार है। 77 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। इसको बीटीएसटी के तौर पर लेकर चलने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों के लिहाज से अगर स्टॉक में खरीदारी करें तो इमीडिएट 83 से 85 तक के टारगेट शायद कल तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पोजिशनली ये 90 रुपए तक चलने के लिए दोबारा से तैयार है। 75 रुपीज यानी कि 75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्पिक में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, 75 के स्टॉप लॉस के साथ स्पिक यहाँ पर करें खरीदारी। यहाँ पर एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। इस बीच स्पाइस जेट पर यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, देखते हैं अगर नंबर्स आ चुके हैं कि नहीं। बट फंड रेजिंग की जो खबर थी वो आपके लिए सामने आती हुई दिख रही है। 32 करोड़ शेयर ये जारी करने वाली है फंड रेजिंग के लिए। ये आपके लिए स्पाइस जेट पर इस समय खबर आती हुई दिख रही है। तो बड़ी फंड रेजिंग के लिए कंपनी तैयार हो रही है। खबरें चल रही थी कि अप टू 2000 करोड़ रुपीस की फंड रेजिंग ये कर सकते हैं। बोर्ड इक्विटी और वारंट्स के जरिए फंड रेजिंग करने वाला है। करीब 32 करोड़ शेयर्स के जारी किए जाएंगे। ये आपके लिए अभी अभी खबर आती हुई दिख रही है। एग्जैक्ट क्वांटम क्या होगा, किस प्राइस पर ये जारी किए जा रहे हैं, किसे जारी किए जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 32 करोड़ शेयर और 13 करोड़ वारंट जारी करके ये फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। स्पाइस जेट यहाँ पर रखते हैं नज़र, देखते हैं एग्जैक्टली किसे जारी किए जा रहे हैं। बट समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये जारी किए जा सकते हैं और इसका एक्शन आपको दिखेगा भी। स्पाइस जेट रिसेंटली थोड़े मोमेंटम में भी ये स्टॉक दिखा भी है। बिल्कुल, तो एक्शन में रहा है स्टॉक और आज भी मजबूत है। और जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एक्सपर्ट सुदीप शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जरा चार्ट्स देखने का कष्ट करें। स्पाइस जेट बहुत तेजी से उड़ रहा था, खबर भी आ चुकी है, अब फंड रेजिंग प्लान सामने आया है और बोर्ड ने मंजूरी दी है 13 करोड़ वारंट जारी करने को। अब ये वारंट कब जारी होंगे, किसको जारी होंगे, किस प्राइस पर होंगे, ये जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल ये खबर आती हुई दिख रही है। बताएं सर आपकी राय। अनिल जी, अगर स्पाइस जेट का चार्ट हम देखें तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से पिछले 4-5 दिन में जो मूवमेंट आया ना 5-6 सेशंस में 43-45 से ऑलमोस्ट ये एक तरफा 63-65 के आसपास भाग चुका है। तो इसमें स्टॉक ने जो पूरा जो अप्रैल 2022 के बाद का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म कर दिया और साथ ही अब सारे मेजर मूविंग एवरेजेस डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम में स्टॉक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बता रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से न्यूज स्पेसिफिक न्यूज फ्लो में ये स्टॉक ड्रिवन है अभी, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, एक अच्छा रिवर्सल बेस पैटर्न बना रहा है। और 55-58 के बीच में कहीं पे भी अगर डिलीवरी पर्सपेक्टिव से लेने मिलता है तो इसको लेना चाहिए। 54-50 का स्टॉप लॉस और अपसाइड पे मुझे लग रहा है 75 से लेकर 78 के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। है आपके लिए स्पाइस जेट, जहां पर रखनी है नजर। बाजार को लग रहा था कि कोई 1-2 बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने लिस्ट ऑफ अलॉटीज जारी की है, 64 लोगों को ये जारी है, 64 नाम आए हैं उसमें। और दूसरा भाव 50 रुपए पर शेयर के भाव पर ये जारी करने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से करेक्ट आना बनता भी हो रहा है। चलिए आइए लेते हैं अनिल जी से अब उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी।
फ्यूचर्स में कुछ खराब नहीं है अमेरिका के, हल्की बढ़त के साथ तीनों अमेरिकी मेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आज ऑफ कोर्स इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा जिस पर सबकी नज़र है, और साथ ही फेड की बैठक शुरू होने वाली है। यूरोप के बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार है, इनफैक्ट 0.5% ऊपर आपको यूके के बाजार दिख रहे हैं सर, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कच्चा तेल मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर एशिया आज पॉजिटिव था, सिर्फ जापान का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है टॉपिक्स वो फिसला, अदरवाइज पूरा एशिया मजबूत था। तो आज वन ऑफ दोज रेयर डेज है अनिल जी रिसेंट रनअप में जब हम ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एशिया, यूरोप, यूएस तीनों ठीक दिख रहे हैं, हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। सर बताएं क्या करना है। क्योंकि हम थोड़ा तेजी से भागे भी हैं और हम कुछ बड़े अहम लेवल के आसपास ट्रेड भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी पार करने में वक्त लगा रहा है, बाजार और प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसा नहीं है, 2 दिनों से कल भी और आज भी हमने हाई तो बनाया है, लाइफ हाई बनाया है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर कल बनाया, आज नहीं बना पाए। सेंसेक्स पर भी कल बनाया, आज लगभग उसके आसपास पहुंचे। लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डीप जो आ रही है, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी, तो वो बाजार की सेहत के लिए ठीक ही है। एक तरफा तेज दौड़ लगाना ठीक नहीं है। अब आइए लेवल्स आपको मैं बता दूं, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी पर, वो है 21,000 का। 21,000 के पुट पर 93 लाख शेयर और 21,000 के कॉल पर 1,70,00,000 शेयर है। और तो जाहिर सी बात है कि आज कॉल राइटर्स थोड़े से हावी होते दिख रहे हैं, 20,900 के आसपास आता दिख रहा है। यहाँ 75 लाख शेयर है, हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पर है। सो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज में जहां आप पहुंचेंगे वो 20,850 है, और अगर आप 20,850 के ऊपर ही आज बंद होते हैं तो ऐसी चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। जो डेटा आपको बता रहे हैं, नीचे में 20,850 और ऊपर में 21,000, ये आपके लिए रेंज है। तो 21,000 के नज़दीक आने पर आपको अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 20,950 21,000 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और 20,850 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी, ये आपके लिए डेटा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अब आप हैं 47,150 के आसपास। 47,000 47,200, ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट जोन है। 47,000 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, 47,200 के पुट पर 37 लाख शेयर हैं। ये 200 पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता दिखेगा। ऊपर में 47,300 47,400 रुकावट की जगह है, जहाँ 45 लाख और 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, ये पार करना मुश्किल होगा। तो न 47,000 के नीचे जाने की जल्दबाजी है, न 47,400 को पार करने की हड़बड़ी है। तो 47,000 के नज़दीक आने पर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है, 47,300 47,400 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। आज बड़े दिनों बाद ऊपर के लेवल भी क्लियर कट आते हुए दिख रहे हैं, नीचे के तो मिल ही रहे हैं, ऊपर के भी अब आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। चलिए यहाँ पर रखते हैं हम नज़र, एक्शन में आपको बाजार दिख भी रहे हैं। डिप पर कोई परेशानी नहीं है खरीदारी करने के लिए। आइए, आशीष हैं हमारे साथ तैयार, और आशीष से हम बात कर रहे हैं जो शुगर कंपनीज़ में एग्जैक्टली एक हफ्ता होने वाला है। पिछले वेडनेसडे से यहाँ से परेशानी शुरू हुई थी जब पहला शॉर्ट कॉल आया था, और वहाँ से हम देख रहे हैं लगातार वीकनेस बनी हुई है। आज एक अहम बैठक होने वाली है, तो आइए जरा पूरा समझते हैं कि अब तक का मुद्दा क्या है ये शुगर कंपनीज और एथेनॉल सोर्सिंग को लेकर, और आज क्या कुछ होने वाला है। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, आज सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आज शाम को जो शुगर इंडस्ट्री की बॉडी है इस्मा, इसकी शाम को 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक होने वाली है। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडस्ट्री अपनी मांगें सामने रख सकती है। अब कल के अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी पेट्रोलियम सेक्रेटरी के साथ भी बात हुई थी, जहाँ पर इन्होंने जोर देकर पूरे इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि 1 अक्टूबर से अगर आप देखें तो एथेनॉल की कीमतें बढ़ने वाली थी, लेकिन वो अभी तक दिसंबर आ गया, कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लेकिन क्योंकि अब सरकार ने फैसला ले लिया कि शुगर केन जूस या फिर शुगर केन सिरप से एथेनॉल नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे में इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांगली मांग रही है कि अब आप एथेनॉल की कीमतें जो है रिवाइज करें। एक बार मैं आपको ब्लेंड बता देता हूँ। अभी वैसे अगर आप देखें तो देश में जितनी भी चीनी कंपनियां अधिकतर बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाती है। बी हैवी मोलासेस यानी इसमें आप शुगर केन के सिरप से आप शुगर भी बनाते हैं और साथ में एथेनॉल भी बनाते हैं। अगर आप डायरेक्टली बनाते हैं शुगर केन जूस से, सिरप से, तो इसमें चीनी का उत्पादन नहीं होता। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो जो कीमतें मिलती हैं शुगर केन जूस और सिरप से बनाए हुए एथेनॉल की, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर होती है। बी हैवी की होती है 60 रुपये 73 पैसे, और सी हैवी की होती है 49 रुपीज़ 41 पैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब माना जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतें घट रही हैं, अब ये शुगर केन से डायरेक्टली एथेनॉल नहीं बनाया जा सकता, तो इन्हें शुगर बनानी पड़ेगी। इसके चलते बाजार में भी अगर आप देखें तो सरप्लस शुगर देखने को मिलेगी। तो वैसे भी शुगर की कीमतें घटेंगी, तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो डबल डेंट यहाँ पर पड़ता हुआ जा रहा है। इसके चलते इंडस्ट्री बॉडी की मांग है कि आप कीमतें अब रिवाइज करें, और अपवर्ड्स करीब 10 रुपये प्रति लीटर जो है बी हैवी मोलासेस से जो एथेनॉल बनाया जाता है, इसकी कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई जा सके, ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा सा आराम मिले। क्योंकि इंडस्ट्री ये भी कह रही है कि अगर उन्हें पैसा समय पे मिलता है तो किसानों का भी भुगतान करते हैं। तो हो सकता है कि सरकार इस हित में कुछ सोचते हुए नजर आए।
लेकिन शुगर कंपनीज के लिए अगर आप देखें तो जो नुकसान हो रहा है, इसके फ्लिप साइड अगर आप देखें तो जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, इनको फायदा देखने को मिला। यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्रीवियस वीक से लगातार ऑर्डर विंस भी काफ़ी तेज़ी पे थे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो BCL इंडस्ट्रीज यहाँ पर 31 अक्टूबर 2024 तक एथेनॉल बनाने के लिए कंपनी को 339 करोड़ के ऑर्डर भी मिले। गुलशन पॉलियोल्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 4 दिसंबर को इन्हें ऑर्डर मिला था OMCs को करीब 572 करोड़ के एथेनॉल सप्लाई करने के लिए। और जी बिजनेस की एक खबर भी आई थी आज सुबह ही, हमने एक्सक्लूसिव तौर पर आपको ये बताया है कि सरकार जो है मक्के की खरीद के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ का फंड दे सकती है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई हैं आज शाम की 5 बजे की बैठक पर। ओके, तो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं आज शाम 5 बजे की बैठक पर। क्या कुछ निकल कर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन साहब, ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर पर आपकी गहरी नज़र है। एक हफ्ते में बलरामपुर का दाम भी लगभग 80-85 रुपए फिसल चुका है। काफ़ी कंसर्न्स हैं, एक अहम बैठक आज होने वाली है। क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? फाइनली कुछ रिलीफ आ सकता है या फिर ये परेशानी बनी रहेगी शुगर सेक्टर के लिए? देखिए, इस्मा काफी हेवीली कोशिश कर रही है और सर्टेनली देखिए इंडस्ट्री बॉडी है और इंडस्ट्री जब आप इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज पास्ट में आया था इथेनॉल को लेकर और उन्होंने जो कैपेक्स किया, तो ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं देखिए ये एक तरीके से शुगर की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो ठीक है, ऐसे और भी कोई इंडस्ट्रीज के साथ हो सकता है, तो सर्टेनली इंडस्ट्री बॉडीज तो काफी एग्रेसिवली अपना स्टैंड को रखती हैं, जैसे हम भी हमारे स्टैंड को रखते हैं। अगर एसोसिएशन हम लोग भी करते हैं, जो भी बिजनेसमैन होता है उनका एक एसोसिएशन ही वो होता है। तो इस्मा की जो अभी एक तो जो पर्सपेक्टिव है, एक तो है कि भाई ये चीज हट जाए और दूसरा नहीं तो एटलीस्ट प्राइसेस में कुछ करे, दोनों में से कुछ चीज हो। और हो सकता है कि ये 3-4 महीने के लिए हो, बाद में ये चीज हट ही जाए। सो आई फील कि ये शुगर इंडस्ट्री के लिए सर्टेनली अच्छा स्टेप तो नहीं है। इनके काफी कैपेक्स पे पहले से ये लोग काफी बैलेंस शीट इनकी खराब थी, बीच में अभी 2-3-4 सालों से ठीक हुई और इंटरेस्ट का बर्डन हमेशा रहता ही है और डेट्स में हमेशा रहती है कंपनियां। वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ डेट्स या श्री रेणुका शुगर या ये सब में पास्ट में देखा है। सो कुछ ना कुछ तो आएगा रिलीफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर के करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल्स पे सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो मार्केट एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ टू द इंडस्ट्री एंड मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी कोई भी स्टेप्स लेती है तो सबका ध्यान रखते हुए काम करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा जहां से ये कंपनियां थोड़ा सा बचाव का कोई रास्ता मिले। बट यस, फॉर द शेयर होल्डर्स सर्टेनली एक बड़ा करेक्शन आ गया। एक बुलिश मार्केट में जो सेक्टर सारे एक के बाद एक चल रहे होते हैं, भले कोई दिन पेपर चल रहा है, कोई दिन टेक्सटाइल चल रहा है, कोई दिन फर्टिलाइजर चल रहा है, कमोडिटी स्टॉक्स भी चलने लगे थे, बट शुगर कुड नॉट पार्टिसिपेट। सो आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ वो अननेसेसरली पैनिक करके निकले नहीं। काफी लोगों ने निकला होगा ऊपर के लेवल से, बट होल्ड करके रखे और थोड़ा सा नजरिया को अब लंबा कीजिए। ये स्टेप या टेम्पररी होगा और उसके बाद जैसे शुगर प्राइसेस कंट्रोल में आएंगी तो ये वापस रिवर्ट करने में भी समय नहीं लगेगा सरकार को। लिए शुगर शेयरों पर आए एक्शन थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। आज की मीटिंग रहेगी बेहद अहम, देखते किस तरह की रिलीफ मिल पाती है शुगर कंपनी को या नहीं। आइए बढ़ते आगे, बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। जी, मार्केट्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, थोड़ा स्टॉक्स के अंदर भी दबाव आ रहा है और इंडेक्स पे भी दबाव है। तो सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 270 रुपया 50 पैसा। 270.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और आज भी इसके अंदर दबाव ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल किया वो लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 275-276 के पास है, तो 275 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 264 इसका पहला टारगेट होगा, 260 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो M&M फाइनेंस में बिकॉली करें 275 के स्टॉप लॉस से 260 तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस। और इस बीच स्पाइस जेट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आय घटी है तेजी से 2023 करोड़ से घटकर आय आपकी तेजी से घटकर आई है, घाटे में आ चुकी है कंपनी मुनाफे से। तो बेहद खराब नंबर्स और स्टॉक तेजी से रिएक्शन देता हुआ ब्लू आइड स्टॉक पिछले 3-4 दिनों का तेज दौड़ लगाता हुआ इस उम्मीद में कि कुछ बड़े फंड्स आएंगे, पैसा लगाएंगे। उसके सामने छोटे मोटे 64 फंड, और फंड तो नहीं कहूँगा,
64 अलग अलग नाम आए जिन्होंने पैसा लगाया है, 50 रुपये के आसपास वारंट्स खरीदे हैं, उसके बाद रिजल्ट भी खराब। 2003 करोड़ से आय घटकर 1600 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है, 1429 रादर, और मुनाफे से घाटे में आती कंपनी। तिमाही दर तिमाही हम ये नंबर्स आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो नुकसान भी दर्ज करती हुई कंपनी ये आप देख सकते हैं। तो इसका असर साफ दिख रहा है स्टॉक पर। ओहो, आय भी घटती हुई, घाटा भी आता हुआ, मुनाफे से अब कंपनी घाटे में आ चुकी है इस वक्त। आइए 198 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले में बड़ा घाटा है, 50 करोड़ का बहुत बड़ा घाटा है, परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, बेहद खराब परफॉर्मेंस आती हुई इस वक्त यहाँ पर। ओके, चलिए फंड रेजिंग की भी इसमें अभी खबर आई, 50 रुपये के भाव पर फंड रेजिंग कर रही है, उसके बाद नतीजे भी आपके काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आते हैं। वागले साहब की लीग भी बोले, चलते हैं वागले साहब के पास और लेते हैं वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा स्टॉक भी M&M फाइनेंस ही था, 267 268 के आसपास बेचना है, 270 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 260 तक आपको कल के दिन में ही मिलना चाहिए। M&M फाइनेंस जो सुमित जी ने दिया वही वागले साहब की तरफ से भी। आइए एक बिल्कुल BTS डबल टी का सुदीप जी के लिए। बताएं सुदीप जी। अनिल जी, मेरा पिक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में हमने देखा है कि जो हिसाब से स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में, हमने 31 अक्टूबर में 604 का जो लो था, उसके बाद 1 दिसंबर को 695 का हाई बना था, एक कंप्लीट एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद स्टॉक 4-5 दिन कंसोलिडेशन में रहा, 20 दिन का जो अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 670 का, उसको रीटेस्ट किया, और आज हम फिर से एक बार एक बड़ी कैंडल देख रहे हैं जो पिछले 5-6 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है उसको एनगल्फ कर रहा है। और इसी के साथ अब स्टॉक जो जुलाई 2023 का जो एक स्विंग हाई है 680 का, अब ये इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक के साथ है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज में एक अच्छा रुझान भी है, तो यहाँ से HDFC लाइफ लिया जा सकता है 685 के स्टॉप लॉस से 725 के टारगेट के लिए। 725 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए HDFC लाइफ, यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में भी एक अच्छी मूव बनी हुई है, और इंश्योरेंस एज अ बास्केट भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैन साहब, कोई व्यू इंश्योरेंस, माफ कीजिए, जो अच्छा मूव आ रहा है इस समय, चोपड़ा साहब से एक बार एक्चुअली इंश्योरेंस स्टॉक्स पर राय लेंगे। चोपड़ा साहब, कोई व्यू जो इंश्योरेंस स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है इस समय, क्या राय रखते हैं सर? अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो जितना भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसका जो मेजर चंक आता है वो JFM में आता है, जनवरी फरवरी मार्च में। और जनरली ये जो आखिरी तिमाही होती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू करने वाला तिमाही रहता है। तो निश्चित रूप से HDFC लाइफ ऑलरेडी बोला जा चुका है। इसके अलावा मुझे लगता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में ICICI प्रू, HDFC, आदित्य बिरला, ये टॉप 2-4 कंपनीज हैं और सारी ही अच्छी हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल खास करके मैं यहाँ पे रिकमेंड भी करना चाहूँगा विद योर परमिशन, जो करीब करीब अभी 546 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर कोई थोड़ी सी भी मध्यम अवधि के लिए लेता है तो इसका टारगेट मैं 600 के ऊपर देता हूँ कि 600 के ऊपर ये आसानी से जा सकता है। बहुत अच्छा कंपनी है, ICICI की बैकिंग है, और नो डाउट ये सीजन है लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि मोस्टली लोग अपने टैक्स सेविंग पर्पज से भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, और आखिरी तिमाही में ही होता है। तो और कई सारी कंपनीज में अपने प्रूफ्स जमा करने होते हैं फरवरी तक, तो इसके चलते हुए जनवरी फरवरी में बहुत अच्छी इनकी सेल्स भी दिखाई देती है। तो ICICI प्रूडेंशियल पे मेरा रिकमेंडेशन भी है, और पूरा का पूरा सेक्टर मुझे खास करके लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अगले 3 महीने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यह है आपके लिए ICICI प्रू, 544 के लेवल के आसपास आपको मिल रहा है इस समय। 600 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है, ये आ रही है चोपड़ा साहब की तरफ से राय। मोमेंटम यहाँ पर बरकरार है। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 349, 348.50, 348 रुपए 50 पैसे, 349 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव आया है, लास्ट 2 दिनों के लो पे स्टॉक अभी आया है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।
तो कोल इंडिया पे यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस और हर्डल है 354 355 के पास है, तो 355 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ट्रेडिंग के लिहाज से जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं 342 इसका पहला टारगेट होगा, 338 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो कोल इंडिया में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 355 के स्टॉप लॉस से 342 और 338 के टारगेट्स के लिए। 338 के टारगेट के लिए कोल इंडिया इस पर आपके लिए सेल कॉल आते हुए दिख रहा है। इस बीच दिन के निचले स्तर पर है बाजार, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है कुछ स्टॉक्स में 20,900 के नीचे अभी अभी आपके लिए निफ्टी आते हुए दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट गहराई है। स्मॉल कैप अब आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गया और मिड कैप इंडेक्स अब आपका 0.5% नीचे आते हुए दिखा है। तो पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सेलिंग इंटेंसिटी बाजार में आपको आती हुई दिखी है। निफ्टी की बात करें तो बल्क ऑफ प्रेशर आपको आते हुए दिख रहा है। चुनिंदा ऑटो काउंटर्स में मारुति फिसला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने प्रेशर आते हुए देखा है, यहाँ से वीकनेस आई है। HDFC बैंक पर प्रेशर पड़ा है, साथ ही आपने वीकनेस टाटा मोटर्स में आती हुई दिखी है। SBI, ICICI, कोटक, HUL ये सारे स्टॉक्स भी पिछले कुछ मिनटों में आपको गिरावट दिखाते हुए दिखे हैं। यहाँ से बल्क ऑफ वीकनेस आ रही है। इसके अलावा NTPC में वीकनेस हुई है। कोल इंडिया पर अभी आपके लिए सेल कॉल आया है। पावर ग्रिड, UPL ये भी फिसले हैं। HCL टेक, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, ग्रासिम यहाँ पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपको इस समय प्रेशर बनते हुए दिखा है वहाँ से वीकनेस बाजार में आ रही है। देखते हैं अगर ये वीकनेस और गहराती है या नहीं, बट प्रेशर इस समय बाजार में ऊपरी स्तरों से आपको बनते हुए दिख रहा है और इसलिए दिन के निचले स्तर पर बाजार आते हुए दिखे हैं। बैंक्स की तरफ से भी आज कमजोरी है। प्राइवेट बैंक्स आज आपको ज़्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं वैसे सारे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स देखें तो सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी बैंक्स में कमजोरी है। इंडसइंड, फेडरल यहाँ पर वीकनेस है। HDFC, कोटक, दिग्गजों की तो हमने बात कर ली, बट मिड कैप स्पेस से IDFC फर्स्ट, बंधन, PNB यहाँ पर भी वीकनेस दिख रही है। तो थोड़ी फ्रेश सेलिंग प्रेशर इस समय बाजार में आपको आते हुए दिखा है और इसलिए दिन के निचले स्तर पर हैं। आइए वित्त मंत्री बात करें लोकसभा में। आई थिंक एडिशनल ग्रांट्स और सप्लीमेंट्स के बारे में उनके कमेंट्स आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये मुफ्त अनाज रेशन में दे रहे हैं, उसके लिए 5,500 करोड़ रुपया इसके द्वारा, ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर ये उज्ज्वला योजना का नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इंक्रीज करने के लिए जो प्रॉमिस था, जो वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए 8,500 करोड़ दे रहे हैं, जिससे LPG कनेक्शन गरीब के हाउस होल्ड तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब, ऐसे गरीब ना होना चाहिए जिनके लिए वो LPG उज्ज्वला मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होगा। सभी लोगों को जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी होने का उनका है क्षमता, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। फिर से बार बार मनरेगा के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि हम इतना पैसा नहीं देते मनरेगा के लिए। एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर आपके लिए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ और भी जो वित्त मंत्री बोलेंगे उस पर भी हम फोकस करेंगे। बट फिलहाल बाजार पर ये करिए फोकस। प्रेशर आपको बनते हुए दिखा है और इसलिए डेज लो पर आप फिलहाल आते हुए दिखे हैं। मिड और स्मॉल कैप्स दोनों की तरफ से आपने गिरावट देखी है और PI इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन पर्टिकुलर जरा फोकस कर लीजिए। 10% टूट रहा है इस समय PI इंडस्ट्रीज। एक बार जरा जैन साहब से भी पूछा जाए। जैन साहब, ऑन द फेस ऑफ इट हम भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की क्या कुछ हुआ है, बट PI इंडस्ट्रीज वैसे केमिकल्स आज वीक है, बट इसमें तो बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिख रहा है सर। या इट इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड और देखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं जब शो के पहले रिसर्च कर रहा था और देख रहा था तो जनरली सारे जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके चार्ट्स देखते तो इट वाज लुकिंग वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स आल्सो। फंडामेंटली भी चीजें सही है। जब एग्री इनपुट्स वाली कंपनियां चल रही है या आपके क्रूड ऑयल नीचे आता है तो इन सब का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट कोई ना कोई ऐसी न्यूज है जिसपे इतना बड़ा रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंपनी, मुझे तो बाकी सारी चीजें बढ़िया लग रही थी। वैल्यूएशंस भी पहले ज्यादा महंगे चलते थे, उस हिसाब से महंगा भी नहीं है और ये हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई हो और कोई एक नेगेटिव न्यूज के साथ दोनों चीज एक साथ गिराई और मार्केट्स भी टूटे हैं तो थोड़ी गिरावट जो और गहरा जाती है। बट ओवरऑल द क्वार्टरली रिजल्ट्स वर वेरी गुड। सितंबर का क्वार्टर भी अच्छा था एंड मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये जो नेगेटिव न्यूज आई है तो कहीं भी अगर और थोड़ी अगर गिरावट गिराती है और मतलब 3400-3500 के लगभग 3500 के लगभग है तो मुझे ऐसा लगता है 3450-3500 का रेंज, मतलब 3300 से 3400 के रेंज में कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज है उसकी और हमें तहकीक वो रिसर्च करके और बताएंगे। ये है आपके लिए
पीआई इंडस्ट्रीज और बाकी केमिकल स्टॉक्स पर रखी नज़र, पर पीआई में एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। दिन के निचले स्तर पर बाजार भी आपको दिखेंगे। आइए थोड़ा ये गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं जनवरी में जब हम देखेंगे कि एम्फी की नई लिस्ट जारी होगी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप रीबैलेंसिंग की। अभी हमने बात करी फरवरी और निफ्टी की रीबैलेंसिंग हुई, उससे पहले हर साल हम देखते हैं 2 बार लिस्ट आती है एम्फी की तरफ से कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में होने वाले हैं। मार्केट कैप के लिहाज से ये रीबैलेंसिंग होती है। तो समझते हैं वरुण से क्या है कुछ अर्ली इंडिकेशंस, इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं स्टॉक्स की कैटेगराइजेशन में। वरुण बताइए। तो दीप, ये नुवामा के एस्टिमेट्स है और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक के आसपास, इनफैक्ट फर्स्ट वीक में जो एम्फी की नई लिस्ट है वो जारी हो जाती है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये लागू होती है फरवरी से जुलाई तक के लिए। वो पीरियड होती है जब तक ये लिस्ट पूरी लागू होती है। और इन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले 8 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स है जो कि लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले PFC, REC, IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैप, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक और IOB इसमें शामिल है। तो ये 8 स्टॉक्स है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएंगे। और जियो फाइनेंस, इसको भी इसमें एंट्री मिल सकती है। 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप से मिड कैप्स में आने वाले हैं। इसमें UPL ऑब्वियस नेम है क्योंकि लगातार गिरते जा रहा है। अडानी विल्मर, IRCTC, PI इंडस्ट्रीज, अब तो जिस तरह से गिरावट हो रही है लगता है ये पक्का मिड कैप में जाएगा। बॉश ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संवर्धन मदरसन और हीरो मोटो, ये भी मिड कैप में जा सकता है लार्ज कैप से। साथ ही साथ टाटा टेक और JSW इंफ्रा, ये 2 कंपनियां जो है हाल ही की लिस्टेड कंपनियां, इनकी भी मिड कैप में एंट्री हो सकती है। वहीं 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें माज़गाडॉक, सुज़लॉन, हाल ही में आपने देखा था काफ़ी तेज़ी आई थी, इमामी, SJVN, एक्साइड, ये तमाम कंपनियां हैं। ऐसी 12 कंपनियां हैं जो कि शिफ्ट हो सकती है। और 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिड कैप से, 14 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मिड कैप से स्मॉल कैप में जा सकते हैं, जिसमें फाइजर, वर्लपूल, नवीन फ्लोरिन, लॉरस लैब, बाटा इंडिया जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। कुल 39 स्टॉक्स हैं और ये सब के सब हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं जिनको स्मॉल कैप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें एडा, RR केबल, हुनासा, SBFC फाइनेंस, जैगल, इस तरह के नाम जो है वो शामिल है। इसके अलावा इन्होंने MSCI बदलाव का भी इंडिकेशन दिया है कि फेब 2024 का जो रिव्यू है उसमें यूनियन बैंक और बॉश, इन 2 स्टॉक्स पे नजर रखेगा। हो सकता है कि ये MSCI के इंडेक्स में शामिल हो जाए। तो इन 2 स्टॉक्स पे तो नजर रखनी है। साथ ही साथ जो प्रोबेबल नाम है जहाँ पे बदलाव हो सकता है उन पे नजर रखेगा। हालांकि ये फिर से एक लिस्ट जारी करेंगे दिसंबर के एंड में, जहाँ पे जनवरी के स्टार्टिंग में एम्फी की तरफ से लिस्ट शामिल जारी होगी। तो उसमें हो सकता है कि ये और भी अपने बदलाव बताए, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल नाम है वो ये है जो मैंने आपको सामने बताए। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े रिक्लासिफिकेशन के लिए हो रहे हैं हम तैयार, और कई सारे नेम्स में उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख सकता है। देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में कई सारे रेलवे स्टॉक्स की भी एंट्री हो सकती है, वहाँ पर अच्छी रैली है। PSU स्टॉक्स पर भी अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है, इस पर रहेगा फोकस। आइए हिमांशु जी तैयार हैं अपनी एक ट्रेडिंग कॉल के साथ। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक डिसेंट लगता है हेल्दी करेक्शन बाजार में हो चुकी है और बैंक निफ्टी एक अच्छी सपोर्ट्स के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड में देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्टॉक्स में। एक्सिस बैंक मुझे लगता है एक अच्छी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन में है और आज बाजार की वीकनेस के बावजूद एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये मुझे लगता है कि खरीदारी का अच्छा मौका है ऐसी वॉलेटिलिटी के दौरान ही। तो एक्सिस बैंक की 1130 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे हम, जो कि 24 रुपए पर अभी ट्रेड करती है। 24 रुपए पर खरीदारी करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बाजार में कोई सुबह डिप मिलता है तो 22-23 रुपए तक इसमें पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है 30 से 32 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है एक्सिस बैंक 1145 1150 रुपए तक की अपमूव कल तक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करें। 1130 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए ये लॉन्ग ट्रेड लेकर चलने की सलाह। ओके, तो यह है आपके लिए एक्सिस बैंक 1130 की कॉल खरीद कर चलिए। ये आपके लिए राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। 24 के लेवल पर आप मिलेगी। टारगेट और 32, स्टॉप लॉस आपके लिए 20 का लगाना है। तो एकमात्र इनफैक्ट 2 प्राइवेट बैंक से जो होल्ड आउट कर रहे हैं, एक्सिस और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक निफ्टी से, यहाँ पर आप खरीदारी करके चले। और थोड़ा निचले स्तरों से अभी सपोर्ट भी आपको आते हुए दिखा है। निचले स्तरों से करीब 40 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखी है। बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ी रिकवरी समझ लीजिए 45 पॉइंट नीचे से ऊपर हुआ है, थोड़ा सा निफ्टी है। बैंक निफ्टी में हालांकि उतनी साइजेबल रिकवरी नहीं, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि स्मॉल कैप इंडेक्स अब हरे निशान में फिर से
लौटने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 1 पॉइंट नीचे बचा है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वापस से थोड़ी देर के लिए फॉर अ मोमेंट थोड़ा नीचे गया था, बट फिर से हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आ गया है, देखो आपके बात करते करते आ भी चुका है, पूरे 2 पॉइंट ऊपर है अब ये हरे निशान में। आइए, एक स्टॉक जो लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उसकी वजह है एक बड़ी ब्लॉक डील, मैनकाइंड फार्मा। आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है, इस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक है फोकस में। क्यों, बता रहे हैं वरुण। वरुण, क्या हुआ है इसमें, बताएं। तो अनिल जी, ब्लॉक डील हुई है, ये तो हमने खबर सुबह ही बता दी थी कि करीब 7.6-7.9% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो 5 एंटिटीज़ मिलके बेच रही हैं। अब इसके ऊपर एक नुवामा का बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस और रिपोर्ट आई है, ये देखने लायक है। अब इनका कहना है कि इस ब्लॉक डील के बाद जो ओवरऑल फ्री फ्लोट है मैनकाइंड फार्मा में वो बढ़ जाता है, और अगर फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकता है। हालांकि MSCI की स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होने का यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इसके लिए सबसे पहले तो 17 जनवरी ये वो डेट है जब तक इनको अपना दिसंबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देना होगा, क्योंकि MSCI उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आगे इसको शामिल करना है कि नहीं। और दूसरा एक लेवल है जो इन्होंने बताया है 2250, ये लेवल अगर मैनकाइंड फार्मा यहाँ पे क्रॉस कर लेता है, क्योंकि आज तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉक डील के चलते गिरावट आई है, लेकिन अगर 2250 का लेवल मैनकाइंड फार्मा शामिल या फिर क्रॉस कर देता है तो फरवरी का जो 2024 का रिव्यू है उसमें ये स्टॉक जो है MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो करीब करीब 112 मिलियन के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो इस स्टॉक में आ सकते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले फुटसी ने भी इसको दरअसल अगर आप देखेंगे तो अपने इंडेक्स में शामिल किया था, और अब बारी आती है MSCI की। तो फ्री फ्लोट जो बढ़ रहा है इसके चलते, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो फ्री फ्लोट 10% के आसपास का है, और इन PE इन्वेस्टर्स के बेचने के बाद फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा। तो एक तो 2 चीज़ याद रखिएगा, जनवरी 17 तक 2250 का लेवल, और साथ ही साथ दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैनकाइंड फार्मा दे देता है और उसमें फ्री फ्लोट बढ़ जाता है तो MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में ये शामिल हो सकता है। तो ये डेट और लेवल्स पे रखिएगा नजर। MSCI में शामिल हो सकता है। और आपको याद होगा दीप, कुछ समय पहले टाटा कम्युनिकेशन का भी इन्होंने लेवल दिया था 1905 का, कि अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया तो टाटा कम्युनिकेशन MSCI में आ जाएगा, और वो हुआ है, हमने देखा है। बात हुई थी अपनी, मुझे याद है एकदम, है ना। हाँ सर, बिल्कुल। तो मैनकाइंड का क्या क्या लेवल है? 2250, 17 जनवरी। बहुत दूर नहीं है अनिल जी। 2250, हाँ 2250, 2250 तो 250 उधर, 150 उधर, 400 रुपए। 400 टाइम है, 1 महीना है। इसको कहते हैं बुल मार्केट। वरुण का कॉन्फिडेंस 400 रुपए हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने को 2 दिन में आ जाएगा, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो मैनकाइंड में ब्लॉक डील होने के बाद थोड़ा बिकवाली का दबाव तो कम हुआ है। लेट्स सी वेदर 2250 के आसपास पहुंचता है। अगर पहुंच गया तो कहना ही क्या, फिर MSCI रिव्यू में इसके भी ऊपर आने के, आगे बढ़ने की चांस है। बाय द वे मैं बता दूं, बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स में ये चर्चाएं दबे जवान से और कुछ में खुलेआम चल रही है। ये स्टॉक इस भाव पे पहुंच जाए तो MSCI में आ जाएगा, ये स्टॉक उस भाव में पहुंचा है। अब सबको है ना, सबने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि MSCI में घुसने का तरीका क्या है। जरा एक बार चोपड़ा साहब का भी जो गहन अध्ययन किया हुआ है इस पर, और जो डीप नॉलेज है, इंसाइट ली जाए। चोपड़ा साहब, क्या आजकल तेजी के बुल मार्केट में ऐसा चलता है? आपने भी सुना है ये स्टॉक वहां पहुंचा तो MSCI में आ जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की चीजें चल रही? आज से नहीं चल रही अनिल जी, ये तो अटकलें लगाते रहते हैं लोग, और कई बार सच भी हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात सुनने में आ रही है कि MSCI में आ जाएगा या निकल जाएगा। तो कई बार हमने पहले भी बहुत सुनी है। और नो डाउट मैनकाइंड फार्मा का जो क्वालिटी है वो एक अलग लेवल का है। इट्स ए गुड फार्मास्यूटिकल कंपनी, और बहुत अच्छा सिक्का जमाया इन्होंने, खास करके जेनेरिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो इनकी जो दवाइयाँ हैं पूरे देश में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज मैनकाइंड आ जाए। बट ऐसे हम पहले भी सुनते आए हैं कि MSCI के खास करके बहुत सारे इंडेक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इंडेक्स हैं। तो स्मॉल कैप, मिड कैप में तो पहले भी सुनने में आया कि MSCI में आ रहा है या आने वाला है, इस तरह से पहले भी सुनने में आती थी बातें। या क्लेच चोपड़ा साहब की तरफ से राय, मैनकाइंड इस पर रखिएगा नजर। एक चार्ट चेक ले लेते हैं। आज ब्लॉक डील के बाद थोड़ा सुस्त भी बना हुआ है। कुणाल जी, एक बार जरा चार्ट भी देखेंगे सर मैनकाइंड फार्मा।
देखिए दीपांशु, अगर आज का ही आप हाई देख लें तो 2000 के ऊपर स्टॉक गया था इंट्राडे में, तो जो वरुण का कॉन्फिडेंस है उसकी शायद यही वजह रही हो। तो चार्ट दमदार है, हम लोग पहले इस पर खरीदारी की राय दे चुके हैं, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने भी खरीदारी की राय दी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे इसमें दोबारा मोमेंटम बनेगा, अब इसके लिए पहली अड़चन 1900 रुपए की है चार्ट पर, 1900 के लेवल्स के ऊपर ये क्लोज दे देता है तो इसमें आपको ऊपर के लेवल्स शर्तियां देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 1900 के ऊपर नई खरीदारी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। 1900 के ऊपर ये नई खरीदी के बारे में विचार करें। देखते हैं मैनकाइंड फार्मा, वैसे बाजार का काफी इंटरेस्ट है और मैनकाइंड की बात करते करते टाटा कम्युनिकेशंस की भी बात निकली थी। ये कुछ समय से एकदम रेंज में अटक गया है स्टॉक, कुछ ज्यादा करने के मूड में दिख नहीं रहा है जहां तक टाटा कॉम का सवाल है। एक बार हिमांशु जी से राय ली जाए। हिमांशु जी, आज वैसे थोड़ा एक्शन में आ रहा है, पिछले 2 महीने से थोड़ा कंसोलिडेट ही कर रहा है, आज एक मूव आती हुई दिख रही है टाटा कॉम, जरा इस पर भी एक बार राय दें सर। बिल्कुल दीप, देखिए जैसा कि आपने कहा कि लगभग पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज की जो मूव है वो शायद एक अर्ली इंडिकेशन है कि एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार है। मेरे लिए 1735-1740 का लेवल वो है कि जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तो यहाँ पर मोमेंटम की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें तेजी की पोजीशन बनानी है तो शायद इसको एक दिन और समय दिया जा सकता है। अगर कल भी ये 1735-40 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपमूव की शुरुआत हो सकती है। 1780-1800 रुपए तक के शॉर्ट टर्म मूव यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं टाटा कॉम। और आज खबर भी आई है, इन्होंने JLR के साथ कुछ करार किया है टाटा कम्युनिकेशंस ने, उसका भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। क्लाउड फर्स्ट सॉफ्टवेयर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए JLR की ये एक करार किया है। JLR और टाटा कम्युनिकेशंस के बीच, दोनों ग्रुप की कंपनी है, बट एसेंशियली एक खबर का भी ट्रिगर है और आज थोड़ा मोमेंटम भी दिखा रहा है। ओके, ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन। आइए अब फोकस करते हैं कारों पर। कार्स, मोटर कार्स, गाड़ियाँ। जिन लोगों को गाड़ी खरीदने का मन है उनके लिए अच्छी खबर है हमारे पास में। आप ऐसे कोई कौन नई गाड़ी खरीदना चाहता है? जरा एक बार पहले मैं सर्वे करवा लूँ। कोई किसी का इरादा है? कुणाल जी, गिफ्ट की बात नहीं कर रहा, खरीदने की बात कर रहा हूँ। जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। हाँ, खरीदने वाले। जी कुणाल जी। अनिल जी, हाँ अनिल जी, गिफ्ट का तो बिल्कुल भी अनिल जी उम्मीद नहीं रह गई है मुझे। तो अनिल जी देख ली मैंने दुनिया कैसी है, तो गिफ्ट तो अनिल जी मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो अनिल जी खरीदने का ही विचार बनाना पड़ेगा अब। तो अनिल जी, मैं हूँ मार्केट में, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो कुछ अगर आप डिस्काउंट दिला रहे हैं तो जानकारी दीजिए। मैं कौन होता हूँ डिस्काउंट दिलाने वाला? मेरे नाम से बंसल जी लेते हैं, आप उनसे संपर्क करें। और बाकी अगर कोई और भी ज्यादा आपको ऑथेंटिक। जी सर। अनिल जी देखिए, बंसल जी को डिस्काउंट में अनिल जी केवल फ्री की राइड्स मिल जाती हैं, पान वगैरह मिल जाता है अनिल जी, गाड़ी नहीं मिलती है अनिल जी। गाड़ी के लिए तो अनिल जी खरीदना ही पड़ेगा। फ्री में तो गाड़ी मिलेगी भी नहीं, डिस्काउंट ही मिलेगा। और कितना मिलेगा ये बताने के लिए हमने एक ऑथेंटिक आदमी को चुना है जो आपको एकदम सही और सटीक जानकारी देगा, और वो है कुशल गुप्ता। गुप्ता जी हमारे साथ। एक जैन साहब कुछ कह रहे पहले। जी जैन साहब बताएं पहले। ऐसे देखिए, मैं डिस्काउंट तो देखिए आपके नाम से तो मिलेगा, इजी बिजनेस के नाम से मिलेगा, आपका चेहरा पॉपुलर हो गया, कुणाल जी काफी पॉपुलर है। और जिनके ब्लू टिक होती है ट्विटर पे या आपके यूट्यूब पे, अगर आपका जबरदस्त चैनल चल रहा है जो कुणाल जी का चलता है, तो आपको कई जो बड़ी गाड़ियां 3 ब्रांड्स, जो बिग 3 ब्रांड्स है, उनमें से एक ब्रांड है जो उस चीज को अहमियत देती है और 75,000, 1.5 लाख रुपया ऐसा डिस्काउंट स्पेशल, एक तरीके से काइंड ऑफ सेलिब्रिटी डिस्काउंट देती है। तो मैं एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा था। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। अच्छा गजब। कितना जैन साहब, कितना मिलता है? ये वो 75,000 रुपए देते हैं अनिल जी। तो मैं कुणाल जी को थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ कि इस डिस्काउंट को इनकैश करने के लिए। अगर मुझे 1 लाख रुपए वाली नैनो लेनी हो तो 75,000 डिस्काउंट मिल जाएगा सर? ओह अच्छा, मुझे तो मिलेगा जब हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हम आपके साथ रहते हैं। मैं तो सोच रहा था टाटा नैनो लेंगे। जी, हर जगह बेनिफिट मिलता है सर। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, जैन साहब तो उस कैटेगरी की गाड़ियां बता रहे हैं जिसकी एक बार सर्विस कराने में 1 लाख रुपए लग जाते हैं अनिल जी। तो डिफरेंट ही कैटेगरी, तो वो एक सर्विस फ्री दे रहे हैं कुल मिलाकर अनिल जी। 1 लाख में भी नहीं होती सर। बड़ी गाड़ियों में तो आजकल मतलब कौन से वो आजकल पैकेज आते हैं और लोग इसलिए वो 3 साल के पैकेज ले ले, सर्विस वारंटी पैकेज, और कुछ वो 10-15 लाख रुपए, क्योंकि एक बार टूट फूट हो गई ना तो 2-4 लाख रुपए का बिल आना तो पक्का है आपका। तो इसलिए बेटर है कि वो 3-4-5 साल वाला जो पैकेज होता है। एनीवे, लेकिन जो सस्ती गाड़ियाँ जिनको चाहिए, जिनमें से कुणाल जी सबसे प्रमुख है, मन में तो सबके हैं, बाकी को भी चाहिए, लेकिन बोले कौन। तो इसलिए सुमित जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ। बताएं कुशल, कौन कौन सी गाड़ियाँ अच्छी डील में मिल रही है? बिल्कुल सर, जिसको सस्ती गाड़ियाँ यानी कि 25-30 लाख रुपए की रेंज में भी अगर चाहिए तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स, इनफैक्ट पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन डिस्काउंट्स इस बारी आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। कार, सेडान्स और साथ ही एसयूवी, कार की तीनों कैटेगरीज में आपको ये डिस्काउंट सामने आ रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले तो इनफैक्ट डिस्काउंट्स 25 से 50% तक यहाँ पर बढ़ते हुए इस बारी नज़र आए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए फेस्टिव सीजन के दौरान तो बिक्री हुई है, पर साथ साथ अभी भी जितने थी उस हिसाब से इनकी इन्वेंट्री भी अच्छी खासी बिल्डअप हुई है और नए साल में ऑफ कोर्स ये दाम बढ़ाने वाले हैं। तो उसके पहले ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उनको कोई कार परचेस करनी है अलग अलग कैटेगरीज में, तो काफ़ी सारी कंपनियां अपने इंसेंटिव्स और डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर आई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 7 लाख यूनिट्स अभी भी कार डीलर्स के पास हैं, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। आपको खरीदना है तो आप जाकर खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स इंसेंटिव्स वाइज कार कंपनियों के लिहाज से मारुति सुजुकी सबसे पहले है। चुनिंदा गाड़ियां हैं, सिलेरियो है, जिमनी है, एसयूवी जो कैटेगरी में आती है, तो वहां पर करीबन 2.3 लाख यानी कि लगभग 2.25 लाख रुपए का इंसेंटिव है। साथ ही ह्यूंडई की ग्रैंड i10 नियोस और टस्कन जो इनकी दूसरी एसयूवी है, वहां पर भी 1.5 लाख रुपए तक के इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिस्काउंट स्ट्रक्चर रखा हुआ है। जो उनकी एसयूवी हैरियर और सफारी है, 2 सेलिब्रेटेड मॉडल्स हैं इनके, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1.4 लाख के डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और होंडा की बहुत ही पॉपुलर कार, सेडान कार है सिटी, होंडा सिटी, वहाँ पर भी 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट्स है। तो मौका बहुत बढ़िया है कुणाल सर आपके लिए। चलिए, कुणाल जी को तो 75,000 रुपये तक का ही डिस्काउंट चाहिए था, ये तो 1 लाख का मिल रहा है, 25,000 एक्स्ट्रा दिखाओ। लेकिन कुणाल जी ध्यान रहे, जब भी आप गाड़ी खरीदे तो गाड़ी देख कर खरीदें। ये जो 1 मिनट, ये गाड़ी की जो तस्वीर आ रही थी वो जरा दिखाइए। इस तस्वीर से आप भ्रमित ना हो, इसमें रोड दौड़ रही है, गाड़ी वहीं की वहीं है। मुझे गाड़ी दौड़ते हुए दिखे, पहिए तो एकदम जाम वैसे ही दिख रहे हैं। तो इसलिए ये वाली गाड़ी ना खरीदे जो इस तस्वीर में दिखाई, वो ये काल्पनिक है और आपको सिर्फ वो क्या कहना चाहिए, एक अंदाजा देने के लिए ये चित्र बनाए गए हैं। कल को क्या कुणाल जी क्लेम कर दे मेरे को तो यही वाली गाड़ी चाहिए। तो इसमें रोड दौड़ती हुई दिखिए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे एक स्टार्टअप आइडिया है अनिल जी, अगर कोई गाड़ियों का टाइम शेयर शुरू कर ले कि गाड़ी एक महंगी वाली जो जैन साहब कह रहे थे उस कैटेगरी की 2-4 गाड़ियां खरीद ले अनिल जी, 5-10 लोगों को टाइम शेयर दे दे, जब जिसको चाहिए ऐप पर फीड करे, गाड़ी आ जाए तो अनिल जी गाड़ी खरीदने का झंझट ही समाप्त हो जाए। आइडिया तो अच्छा है, बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया है। पर प्रॉब्लम है ना कि अच्छा काम करे कौन। जैन साहब ने आइडिया दिया, जैन साहब भी आगे बढ़ाए। देखो, हमको तो सुनने में अच्छा लगा, तारीफ कर दी, आपके दिमाग में आया, आपने आगे बढ़ा दिया। अब जैन साहब आपको अगर सूटेबल आदमी दिखे उसको इस तरह पास ऑन कर दें तो ठीक, नहीं तो आप खुद करें, और आप नहीं भी करेंगे तो हम आपका क्या कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये है आपके लिए सेकंड, ये सारी नई गाड़ियों पर है डिस्काउंट, पुरानी पे नहीं। ये ईयर एंड वाला डिस्काउंट है, ईयर एंड वाला डिस्काउंट हर साल मिलता है। चलिए बढ़िया है। ये है आपके ईयर एंड डिस्काउंट्स तो आते ही हैं, तो वहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। बाय द वे आज ऑटोज़ में मिली जुली चाल है, कुछ ऑटो काउंटर्स मूव कर रहे हैं, कुछ में आपको नरमी आती दिख रही है। मारुति आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, वैसे रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में था ये काउंटर, आज थोड़ी मुनाफा वसूली मारुति में आती हुई दिख रही है। एक बार वागले साहब से चार्ट चेक लेते हैं। वागले साहब, 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद आज फिसला है मारुति, यहाँ से वापस रिवाइवल आएगा या यहाँ से थोड़ी और वीकनेस देख सकते हैं? 10,350 का लेवल मारुति पर सर। दीपांशु, थोड़ा तो डाउन साइड लगता है, 10,300 10,250 ये रेंज अगर होल्ड किया तो एक बाउंस बैक आ सकता है 10,550 600 में ब्रॉडली, लेकिन 10,200 10,600 ये थोड़े टाइम के लिए रेंज होगा। ओके, ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से मारुति पर राय इस समय। आइए लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी।
अनिल जी, अच्छा एक्शन है, इनफैक्ट डेज हाइपर है डाउ फ्यूचर्स। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है सर, उससे पहले देख लीजिए डेज हाइपर है डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर्स भी डेज हाइपर है। यूरोप के बाजार आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं, कच्चे तेल में हल्की फुल्की मूव आती हुई दिख रही है। हमारे बाजार हल्का रिकवर हुआ है, बट एसेंशियली दबाव हम पर ज़्यादा है। फ्यूचर्स और बाकी के ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक दिख रहे हैं, क्या करके जाना है? व्यू तो तेजी गई और सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है। जिसको ज़्यादा डर लगे वो कल आके खरीद ले। 20,850 अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 20,865 के आसपास से हम घूम गए, वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है। सो भले अभी लें और ओवरनाइट रिस्क आपको कम करने की भाई फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, हम कल देखेंगे। आज डेटा है महंगाई के, तो कल सुबह आके देख लेना, या तो आप 20,950 के ऊपर लेंगे या फिर 20,850 के आसपास मिल जाएगा। बट ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन होल्ड करें, चाहे तो एक 20,800 का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। 20,700 का पुट जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। ऊपर में 21,000 21,025 वापस जाने की तैयारी बन सकती है निफ्टी की। बैंक निफ्टी 47,105 के आसपास, 47,000 के ऊपर बंद हो रहा है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई ऐसी दिक्कत वाली खास बात नहीं है। हल्का फुल्का करेक्शन है। 47,400 से 47,600 ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे में 46,800 से 47,000 सपोर्ट है। तो बेहतर ये है कि कोई बात नहीं, लॉन्ग पोजिशन है बनी रखिए। हेज करना है तो आप कर लीजिए 47 से 46,800 से, नहीं तो कोई दिक्कत। हाँ, फ्रेश पोजीशन कल बना ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये है आपके लिए राय। अनिल जी की तरफ से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए एक दो और काउंटर्स की बात की जाए। सुब्रोस ये फोकस में है। कल और आज के बीच में ज़बरदस्त रैली हो चुकी है काउंटर में, स्टॉक में बढ़िया मूव आ रही है। जैन साहब से एक बार सुब्रोस पर बात भी करेंगे, आई थिंक उनकी पहले रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आ गया। कल की मूव के बाद आज इसमें ऑफकोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली इस समय आती हुई दिख रही है। जरा जाने कुशल के साथ सुब्रोस कल के डेवलपमेंट के बाद क्या कुछ अब नया व्यू बन रहा है सुब्रोस पर, कुशल ये बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर कर बताया था कि यहाँ पर ट्रक्स में आपको जो कैबिन्स होते हैं, ड्राइवर कैबिन्स होते हैं, उसमें एसी लगने वाले हैं 2025 ऑनवर्ड्स। तो ऑफकोर्स उस पर सरकार का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके साथ साथ सुब्रोस की एनालिस्ट मीट भी होती हुई दिखी थी कल, तो ऑफकोर्स फोकस में था ही। साथ ही एनालिस्ट मीट पर भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस सेगमेंट को लेकर ये काफ़ी बुलिश है और आगे चलकर कंपनी जो है इंडस्ट्री के मुकाबले 2 से 3% से आउट परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंकरेजिंग स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया। और साथ ही जो N2 और N3 कैटेगरी ट्रक्स है जिसका नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा था, उसको लेकर कंपनी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और मैनेजमेंट का ये मानना है कि इस सेगमेंट से कंपनी के लिए करीबन 150 करोड़ से ज़्यादा की आय आने की संभावना है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट इस खबर के बाद आता हुआ दिखा है। तो कंपनी इस पर बड़ा फोकस कर रही है। और साथ ही जो एसी फिटमेंट रेशियो है वो 24% पर है, जो कि आगे चलकर 100% ये करने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स 10% और लॉन्ग टर्म में 12% का इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। और FY23 में ये मार्जिन्स 6% के थे। जहां तक लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर का सवाल है तो उसमें भी जो ट्रक एसी सेगमेंट है वहां पर 51% का मार्केट शेयर है इनका मौजूदा, उसको बढ़ाकर ये 55% करने की अभी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही पैसेंजर व्हीकल एसी सेगमेंट में तो 42% का ऑलरेडी मार्केट शेयर है, 45% यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। तो बड़ा मार्केट शेयर गेन एक्सपेक्टेड है। और ट्रक सेगमेंट से खासकर जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद ये अच्छे रेवेन्यू पोटेंशियल इन्होंने अपनी एनालिस्ट मीट में बताए हैं। सुब्रोस जैन साहब, आपके तो रेडार पर रहता ही है, बताएं इतने बड़े डेवलपमेंट के बाद अब क्या व्यू बन रहा है? सर ऑडियो म्यूट हो गया जैन साहब। यस सर। हाँ देखिए, जो कल ये जो न्यूज थी और ये सुब्रोस वाली न्यूज, सर्टेनली देखिए जैसे ये न्यूज आई थी तो मुझे इस चीज का तो पूरा अनुमान था कि सुब्रोस का स्टॉक कोई ना कोई जना देगा। और उसमें हमारे बॉस ने दे दिया, अनिल जी ने इस सुब्रोस का स्टॉक रेकमेंड किया था। सर्टेनली इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर द कंपनी। और इसमें मार्केट लीडर और सुब्रोस की आप अगर पेडिग्री देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है। मारुति जैसे प्रमोटर्स है और सुजुकी जैसे, तो इसलिए और ज्यादा बढ़िया लगता है। तो OEMs के साथ पार्टनरशिप हो तो एक आपको वैसे ही बैकअप और अच्छा मिल जाता है। सो आई फील ये स्टॉक एक बार बहुत चल चुका है तो थोड़ा सा लाजमी था करेक्शन आना। वैल्यूएशंस के लिहाज से वैसे महंगा है, बाकी सारे फंडामेंटल्स को देखते तो काफी सारी चीजें प्राइस्ड इन लगती है मुझे। सो आई फील कि जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना है थोड़ा करेक्शन पे लेंगे, क्योंकि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स काफी दिनों से चल रहे हैं और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा हुआ है। और जितनी भी ये ऑटो सेक्टर की चीजें हो रही है उन सबको कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग कर रखा है। बट स्टिल इट्स अ ग्रेट न्यूज, इट्स अ वेरी बिग न्यूज। तो होल्ड करना बनता है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, सुब्रोस ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर आज के सेशन में।
एक्शन है भरपूर पूरी सीरीज में, उन स्टॉक्स में जो बैन में आते जाते रहते हैं। आइए, तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए बैन से बेनिफिट। जी आशीष जी बताएं, क्या है इरादा, कोई बाहर निकाल रहे हैं किसी को? बाहर तो सर किसी को नहीं निकाल रहा हूँ, जो 7 स्टॉक है वो तो बने ही रहेंगे। ओके। लेकिन लिस्ट रोज लगातार लंबी होगी। री एंट्री कर रहा है जी एंटरटेनमेंट एक ही दिन के बाद, पोजीशंस बढ़ी हैं और 100% हो गई हैं, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। एक स्टॉक और था जिसकी पॉसिबिलिटी थी पिछले 5 मिनट पहले तक, लेकिन अब कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। कैनफिन होम्स यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस थी 95% के ऊपर गई थी, लेकिन अब 94% आ गई और धीरे धीरे पोजीशंस घट ही रही हैं। कैनफिन होम्स की उम्मीद नहीं है कि स्टॉक बैन में दिखेगा, लेकिन जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर अगर आप देखें पोजीशंस 100% हो गई हैं, स्टॉक पक्का री एंटर कर रहा है। तो ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट में एक दिन के बाहर जा रहा है, एक दिन के बाद अंदर आ रहा है, ये होते हुए दिख रहा है। इंडिया सीमेंट्स के साथ हमने वैसे ये होते देखा, अब जी एंटरटेनमेंट के साथ हो रहा है और फ्रेश एंट्री के लिए भी स्टॉक्स हो रहे हैं तैयार। तो एसेंशली यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। चलिए, इंटरेस्टिंग एक्शन बना हुआ है। आइए फिर कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़े। कुछ मीनिंगफुल रिकवरी दिखी नहीं है। बैंक निफ्टी ने हल्की रिकवरी की अटैम्प्ट की थी, अब वापस प्रेशर में आ गया है। निफ्टी ने भी हल्की रिकवरी की अटैम्प्ट करी थी, अब एकदम फ्लैट बंद होने के लिए ये जा रहा है। बट आज कुछ स्टॉक्स थे जो काफ़ी एक्टिव रहे। HDFC लाइफ के अलावा अल्ट्राटेक में आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है, इस स्टॉक पर भी अच्छा एक्शन था। एक बार सुदीप शाह साहब के साथ अल्ट्राटेक पर राय लेना चाहूँगा। सर बताएं, अल्ट्राटेक पर क्या व्यू है आपका? जी दीपांशु, अल्ट्राटेक में हमने देखा था कि ये जो 94-9450 का जो जोन था जिसके ऊपर स्टॉक ने सस्टेन किया और अब 2 दिन में हमने एक बहुत अच्छा मूव 500-550 रुपए का हमने देखा है। जिसके बाद मुझे लग रहा है ये ऑल टाइम हाई पे और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर या वो तो दिख ही नहीं रहा है। उल्टे का पूरे दिन अगर दिन भर की हम ट्रेडिंग एक्शन देखें यहाँ पे, तो हर एक डिप पे जहां भी डिप हमने देखा है वहां पे एक बाइंग स्टॉक में देखा गया है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा सीमेंट स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सारे काफी सीमेंट स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अल्ट्राटेक में भी हम बहुत जल्दी इसको 5 फिगर्स में देख लेंगे एक दो ट्रेडिंग सेशन में। तो ये लेवल से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 9700 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है 10,100 से लेके 10,230 के टारगेट्स के लिए। राय आपके लिए अल्ट्राटेक पर? कैश का ऑप्शन जेट और अल्ट्राटेक मुझे याद है, आई थिंक पिक ऑफ द वीक के तौर पर दिया था, सुमित जी ने किसी में तो दिया था, मैंने कहा भी था, मैंने कहा सुमित जी याद है? सुमित जी आपको, जब आपके पास कुछ नहीं होता फिर आप अल्ट्राटेक दे देते हैं। पिक ऑफ सीरीज फ्राइडे को पिक ऑफ बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल याद है। क्या पिक ऑफ द सीरीज था? नहीं, वीक पिक ऑफ द वीक था। लेकिन देखिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन, 9,900 की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से अल्ट्राटेक। आइए बिल्कुल कैश का ऑप्शन जेट कर। बताएं जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी खरीदे एक्सिस बैंक का 1130 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ऑलमोस्ट एट द मनी। अनिल जी 25 रुपये 50 पैसे 26 रुपये ये रेंज में मिलेगा आपको। इसको खरीदे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 17 रुपये 75 पैसे का, 17.75 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। टारगेट्स अनिल जी जो बन रहा है वो 34 रुपये 25 पैसे से लेकर 40 रुपये के बन रहे हैं जी। सो 34.25 40 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, 17.75 का स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आज के रिवर्सल के साथ थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, जहाँ पे कोटक HDFC में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड ICICI बैंक जो मुझे पहले भी पसंद था आज भी ऊपर ही है रेकमेंडेड भाव से, जो कल रेकमेंड किया था वहाँ से ऊपर ही है। एक्सिस बैंक ICICI अच्छा करेंगे, कोटक HDFC में भी साइडवेज हो जाएंगे, PSU बैंक में भी अच्छी तेजी देखने मिलनी चाहिए। सो इंडेक्स में भी एक रेंज में रहेगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है सो वो देखने लायक रहेगा। बट देन प्राइवेट सेक्टर बैंक में ICICI एंड एक्सिस ये अच्छा करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो ICICI और एक्सिस दोनों पर रखें नजर। हिमांशु जी के भी रेडार पर एक्सिस था, जय के भी रेडार पर एक्सिस आ रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज अच्छी शुरुआत और नए रिकॉर्ड के बाद बाजार आपको फिसलते हुए दिखे। हल्का फुल्का करेक्शन आ रहा है, कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, उससे पहले नरमी रही है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 4750 के आसपास, 20,900 पर निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे आपको फिसलते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप जस्ट अबाउट फ्लैट क्लोज करने को तैयार है, मिड कैप में आपको 1.5% की गिरावट दिखेगी। HDFC लाइफ टॉप गेनर था 5.25%, बट SBI लाइफ ICICI प्रू इस पर भी खरीदारी आई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस भी आपके लिए काफी एक्टिव दिख रहा था।
अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटो, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, टीसीएस, आईटीसी जहां पर इन्वेस्टर मीट चल रही है, यहां पर अच्छा एक्शन दिखा। बीपीसीएल वैसे टॉप लूजर है बट 21 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, अगर आप वो हटा दें तो एकदम फ्लैट, इनफैक्ट माइल्ड पॉजिटिव ही बंद हो रहा है ये काउंटर। सन फार्मा यहां पर 2% का कट, अपोलो हॉस्पिटल्स 2% फिसला है, आइशर, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, एमएनएम, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, यूपीएल, ओएनजीसी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस दिखी है। ब्रेथ आज नेगेटिव की तरफ ज्यादा थी, करीब 35 निफ्टी स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव बंद हुए हैं, 15 में आपको खरीदारी आती हुई दिखी है। तो अनिल जी ठीक ठाक आज गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहे हैं, नए रिकॉर्ड सुबह जरूर हमने एक बार लगाया, उसके बाद वीकनेस आपको आती हुई दिखी है। मेरे ख्याल से चुनाव के नतीजे के आने के बाद पहली बार ढंग की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिल रही है दिग्गज इंडाइसेस में। करेक्ट। और वो भी यही आते कि सब बोलते हैं लार्ज कैप सस्ते, लार्ज कैप सस्ते, लार्ज कैप सस्ते, बात तो सही है सस्ते हैं, लेकिन जो सस्ते स्टॉक कई बार और सस्ते हो जाते हैं, गिरने में भी यही आ गया। अभी भी देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोई खास गिरावट का रुझान है नहीं। आज मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो हल्के हरे निशान में बंद होता दिखा, मिड कैप इंडेक्स भी 1.3% कमज़ोर हुआ है, लेकिन लार्ज कैप में 100 पॉइंट नीचे निफ्टी और 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, डे लो के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, निफ्टी डे लो से थोड़ा सा ऊपर बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और अब जो बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कुणाल जी के काम की हो ऐसा नहीं है, कुणाल जी के काम की तो है ही। कुणाल जी का है, कुणाल जी प्लीज़ अटेंशन। और खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है तो जय और जैन साहब को बताने की ज़रूरत नहीं, दे आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट, जैसे खाने पीने की चीज़ का नाम आता है। और बाकी सब लोगों का भी इंटरेस्ट पूरा बना है, जिसमें सुमित जी भी शामिल है। क्या आपको पता है कि रोज़ाना 4 कप कॉफ़ी या फिर चाय पीने से, ध्यान से सुनिएगा, रोज़ाना 4 कप क्या पीना है, चाय या कॉफ़ी। गोपाल लुआग जो हमारे जय ठक्कर पीते हैं, और चाय किसी भी फॉर्म में, किसी भी ब्रांड की और किसी भी तरह की, कुणाल जी पी लेते हैं। 4 कप कॉफ़ी या चाय पीने से ढलती उम्र में बॉडी को, यानी कि शरीर को मिलती है मजबूती। कुणाल जी चौंक गए, बोले मैं तो इतने सालों से पी रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। कुणाल जी चौंके मत, दरअसल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें सामने निकल कर आई हैं। चाय कॉफ़ी में मिलने वाले कैफीन को इसकी बड़ी वजह बताई गई है। ऐसे में आज शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी चर्चा की बॉडी को दुरुस्त रखने में कैफीन कितनी मददगार है, और साथ ही क्या इसे हार्ट डिजीज और मोटापे की समस्या से भी इसे छुटकारा मिल सकता है। कितनी कॉफ़ी चाय सेहत बनाए, ये हमारी खास चर्चा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन के साथ करेंगे, स्निग्धा मनचंदा फाउंडर टी ट्रंक, और साथ ही निधि साहनी जी होंगी एमडी न्यूट्री एडवाइजर्स। इन सब से होगी आज हमारी मुलाकात, तो ये विशेष शो देखिएगा। इससे पहले विशेष टिप्पणी कुणाल जी की तैयार है, द ट्रू टी लवर, बताएं। अरे जी देखिए, 2 इसमें परेशानियां हैं। एक तो सबसे पहले अनिल जी आपने कहा कि ढलती उम्र में मजबूती मिलेगी शरीर को, तो अनिल जी उसमें तो अभी बहुत समय, तो अनिल जी मेरे पास अभी कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ये ढलती उम्र में मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बात अनिल जी है कि आपने कहा कि 4 कप पीने से, तो अनिल जी अगर कोई 6 या 8 कप पीता हो क्या मजबूती दुगनी हो जाएगी? तो इसको देखने के लिए, जानने के लिए अनिल जी देखना पड़ेगा। शाम पानी की जगह रखा करो बिस्लरी की 2 बोतल। अब ये मुझे नहीं पता भाई साहब, ये मैंने नहीं कहा ढलती उम्र वाला है या 4 कप वाला, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने कहा है। जय भी विशेष टिप्पणी दे रहे। जी जय। अरे जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर और 1-2 चीज ऐड कर दे, जैसे कि 4 कप अगर आप कॉफी पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, तो उसमें अगर आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पी एनर्जी, तो आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो डेफिनेटली अच्छा तो है ही, पर ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी ज्यादा अच्छा है। हाँ थैंक गॉड, अच्छा सजेशन मुझे दिया। इसमें भी कुछ और ऐड कर लें, फाफड़ा गांठिया साथ में ऐड कर लें। मुझे वैसा लगा, मैंने कहा और क्या ऐड करवा रहे जय। जी जैन साहब। नहीं चाय देखिए, सर्टेनली मैं तो देखिए ऐसे क्षेत्र से हूँ, आसाम से, जहाँ चाय बागान तो ऐसे दिखते हैं जैसे अपर आसाम पर्टिकुलरली, तो हमारे यहाँ तो चाय बहुत पीते हैं, और चाय और टिकड़े रोटी बोलते हैं वो एक साथ ही खाते हैं, और हमेशा सबका ब्रेकफास्ट ही वही होता है। अच्छा। तो चाय तो हमारा फेवरेट, और हमारे जैसे सेठी साहब है, मतलब ऐसा है कि जब चाय पिला दो पी लेते हैं। हम कुणाल जी की बात ज्यादा करते हैं, बट पिला दो में तो सभी पी लेते हैं, खुद की पैसे से कब पीते हैं वो बताओ ना, इम्पोर्टेंट वो है। पैसे से भी पीते हैं, और बाकी 4 कप तक कैफीन का कंटेंट बहुत, इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत स्टडी किया हुआ कैफीन को,
और सर्टनली नेचुरल कैफीन भी होता है, आजकल डीकैफिनेटेड कैफीन भी निकलता है और वापस से यूज होता है। सो बस थोड़ा ज्यादा पीने से नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सब बढ़िया है। चाय को थोड़ा कम सिजाएं और बढ़िया से पिएं। दूध अच्छी चीज है, अदरक बढ़िया चीज है, सब कुछ अच्छा। एक मिनट, जय आपसे पूरी तरह से असहमत है। जय नहीं जी, ऐसा कुछ मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ नहीं जी। और अगर इनको हो रहा है तो थोड़ी बहुत मिठाई खा लीजिए, उसके बाद तो रात को सोते तो नींद आ जाएगी। सोने का एक ही फॉर्मूला है, कुछ ना कुछ खाते रहो। चलिए आइए बढ़ते आगे। और बाजार की तेजी या गिरावट में एक अच्छा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान। इससे पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती और कई बार फंड लेवल पर ही एसेट एलोकेशन से आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है। आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के जरिए इक्विटी और डेट फंड में परफेक्ट बैलेंस बिठा सकते हैं। आज चर्चा करेंगे इसी कैटेगरी की और बताएंगे कि बाजार में कौन से नए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आए। शाम 6:30 बजे करेंगे इस पर बातचीत। इक्विटी और डेट का डायनेमिक फॉर्मूला। जीवित मोदी, जितेंद्र सोलंकी, ये दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज करेंगे हम इनसे मुलाकात। आइए बढ़ते आगे। और दिल्ली में आज से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट की हो चुकी है शुरुआत, और जिसमें 30 देशों से करीब 150 से ज़्यादा लोग एआई स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं इस सम्मेलन में। पीएम मोदी इसकी करेंगे शुरुआत। और इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। डीप फेक और एआई के फ़ायदे नुकसान की बहस के बीच इस समिट को बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है और भारत की कोशिश इस बात की है कि इस समिट के जरिए पूरी दुनिया को एआई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई रेगुलेशन के मामले में भी लीड किया जाए। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी यही होगी। भारत के एआई के अमृतकाल का करेंगे विश्लेषण, तो जरूर देखिएगा भारत की अगुवाई में एआई। ऐसी आपको कवर स्टोरी किसी शो में नहीं मिलेगी, सिर्फ उस शो में मिलेगी जिसे मिला है शाम का बेस्ट बिजनेस बुलेटिन का अवार्ड, क्योंकि इस तरह की स्टोरी आपकी लीड स्टोरी होती है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे कि राजस्थान का सीएम कौन बना है, बिल्कुल बताएंगे। खबरें सारी होंगी, अच्छी होंगी, पॉलिटिक्स से जुड़ी होगी, खेल से जुड़ी होगी, सिनेमा से जुड़ी होगी, बिजनेस से जुड़ी होगी, इंडस्ट्री से जुड़ी होगी, राजनीति से जुड़ी होगी, देश विदेश की सारी होंगी, लेकिन एकदम साफ सुथरे अच्छे तरीके से आपको सारी खबरें देखने को मिलेगी। और ये हमारी आज की है कवर स्टोरी। चलिए विदा लेने का है। हाँ, ये डेली न्यूज़ बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री, ये हमारी जिसको मिला है एनटी अवार्ड बिजनेस बुलेटिन। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, साथ में चोपड़ा साहब और सुमित जी, इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप शाह साहब, हिमांशु गुप्ता साहब, जैन साहब, जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।